नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, सवाल है कि क्या सोनिया गांधी के आगे बीजेपी पस्त हो गई है। यह सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ देश देख रहा है कि विरोध की आवाज दबाने की तमाम कोशिशें मोदी सरकार कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस है जो हर दमन के बाद दोगुने जोश के साथ अपने विरोध को तेज कर रही है। कांग्रेस का ये विरोध लोकतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश है और अब ऐसा लग रहा है कि इस कोशिश के आगे बीजेपी बेदम हुई जा रही है। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए समन जारी किया तो बीजेपी ने इस मुद्दे को कांग्रेस के विरोध में खड़ा करने और बड़ा बनाने की कोशिश की। देश में ये संदेश प्रसारित करने की कोशिश की गई कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, मगर बीजेपी की ये कोशिश कामयाब नहीं हुई। राहुल गांधी से 50 घंटों से ज्यादा तक पूछताछ के बाद भी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हाथ में कुछ नहीं लगा और अब सोनिया गांधी से 2 दिन सवाल जवाब करने के बाद भी ईडी खाली हाथ ही है। बीजेपी को गांधी परिवार के खिलाफ बोलने का मौका तब मिलता जब वे ईडी की पूछताछ से बचने की कोशिश करते, लेकिन राहुल गांधी ने भी पूरा सहयोग किया और सोनिया गांधी तो बीमारी से उठने के बावजूद ईडी दफ्तर में पेश होने से नहीं हिचकिचाई। सोनिया गांधी के साथ ऐसे व्यवहार पर जनता के एक वर्ग में बीजेपी के लिए गुस्सा है और गांधी परिवार के लिए सहानुभूति हो सकती है। कांग्रेस ने भी इस पूछताछ के तरीके पर विरोध दिखाने के लिए शांतिपूर्ण सत्याग्रह की अनुमति मांगी थी, लेकिन कांग्रेस को विरोध की इजाजत तो नहीं दी गई, मगर उल्टा कई जगहों पर बैरिकेडिंग करके कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन दिल्ली में एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें देखने को मिली, कह सकते हैं, जिसमें 45 वर्ष पुराने वाकये की याद दिला दी है इस तस्वीर ने। आज दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को विरोध मार्च करने से रोका, लेकिन वे मुड़े या झुके नहीं, सड़क पर ही बैठ गए, ठीक वैसे ही जैसे उनकी दादी इंदिरा गांधी सड़क पर 45 साल पहले बैठ गई थी। ये तस्वीर देखिए, दोनों तस्वीर आप देख रहे हैं। तो राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, सड़क पर बैठे हैं, और इंदिरा गांधी भी दिल्ली इसी तरह सड़क पर बैठी हुई। ये 2 तस्वीरें काफी आज वायरल हैं। तो राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा भी कर दिया गया, मगर उनके तीखे तेवर अब बीजेपी को आने वाले समय में परेशान कर सकते हैं। आइए जरा सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। जरा राहुल गांधी की बाइट सुन लें और फिर आगे बढ़ते हैं। I'm not putting it. I'm standing here. Okay. Price rise, unemployment, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की आवाज वो हम यहाँ उठा रहे हैं, जनता की आवाज। ये जो पूरा सिस्टम है, ये कंट्रोल, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है। पहचान लो। वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सुन रहे थे आप, राहुल गांधी को कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ये अदानी जी अंबानी जी का सिस्टम है। पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं और वही चला रहे हैं। हिंदुस्तान की आवाज, जनता की आवाज, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी, इन तमाम चीज़ों की, तमाम बातों का जिक्र यहाँ कर रहे थे राहुल गांधी। और क्यों ना करें, क्योंकि दिन जो है ये कांग्रेस का दिन आज का, क्योंकि कांग्रेस सड़कों पर आज थी, तो आवाज की बात होगी ही। खैर, सड़कों से इधर विरोधियों को चुप कराने के लिए एक कोशिश संसद में भी की जा रही है। विरोध करने वाले सांसदों का निलंबन हो रहा है, लेकिन इस तरह की दमनात्मक कार्रवाइयों से बीजेपी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। अंग्रेजों की गुलामी के दौर में भी जब कांग्रेस किसी दमन और शोषण के आगे झुकी नहीं, तो आजाद भारत में कांग्रेस को झुकाने की कोशिश नाकाम ही होगी। ये बात बीजेपी जितनी जल्दी समझ जाए उसके लिए अच्छा होगा, अन्यथा उसकी चालें उस पर भी भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या बीजेपी ने अपना दम दिखाने के लिए गलत कदम उठा लिया है। क्या सोनिया गांधी के आगे पस्त होगी बीजेपी?
ये तमाम बातें, इन तमाम सवालों के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं। इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिल स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार जी, आपका स्वागत है धनंजय जी। और इधर दिल्ली से जुड़े हुए हमारे 2 साथी वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। और स्वागत है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी का। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। तो दोस्तों, आज का दिन बहुत बड़ा दिन, और खासकर कांग्रेस के लिए। सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में 2 शिफ्ट में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजार चुकी। आज सोनिया गांधी लगातार पूछताछ, इससे पहले भी 3 घंटे की पूछताछ 21 तारीख को हुई थी। आगे भी पूछताछ होगी क्या, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस मसले पर बीजेपी जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी से 50 घंटे की पूछताछ के बाद में क्या कुछ निकल के आया, ईडी की तरफ से अभी तक कुछ नहीं आया है। लेकिन एक तस्वीर और आई है, कहां से, तो वो भोपाल से। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और भोपाल ईडी के दफ्तर के आगे एक पोस्टर, एक बैनर चिपकाया गया है दफ्तर की दीवार पर, और भाजपा का कार्यालय यानी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय वहां लिखा हुआ है। और ब्रैकेट में, कोशिश करूंगा कि उस विजुअल को दिखाऊं थोड़ी देर बाद, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के नाम पर, उन्हीं जांच एजेंसियों का जो कहें तो उनकी इज्जत जो है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, वो कैसे डाउन हो रही है, ये आप सब समझ सकते हैं। हम लोग बहुत ही विस्तार से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो या एनआईए हो, इन सब की बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। और कैसे इनका दुरुपयोग हो रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, इस बारे में भी हम लोग बात लगातार कर रहे हैं। आज जब चर्चा हो रही थी, खासकर आज से पहले, कि आज सोनिया गांधी पहुंचेंगी ईडी के दफ्तर में, तो उससे पहले कांग्रेस ने दिल्ली में उसमें भी सत्याग्रह आंदोलन करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन वो इजाजत नहीं दी गई। इस पर कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, राज बब्बर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये मैं सुनाना चाहता हूं। माफ करें, दीपेंद्र हुड्डा का एक बयान है, वो जरा सुनाना चाहता हूं कि क्या कुछ कह रहे हैं। अनुमति मांगी गई थी, अनुमति नहीं मिली, क्या कुछ कहना है कांग्रेस का, ये जरा सुन लेते हैं। आवाज ना उठाएं, संसद के अंदर भी ना उठाएं, धरना भी ना दें, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी ना दें, तो क्या करें। हम संसद के अंदर आवाज उठाना चाहते थे महंगाई की, अग्निपथ की, सरकारी एजेंसीज की दुरुपयोग की। संसद के अंदर हमें इजाजत नहीं मिली। हम धरना देना चाहते थे राजघाट पे, उसकी इजाजत नहीं मिली। हम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देना चाहते थे, उसकी भी अनुमति नहीं मिली। अब क्या सांस लेने की अनुमति भी नहीं मिलेगी हमें। तो जितनी बातें, जितनी अनुमति चाही गई कांग्रेस की तरफ से, कोई अनुमति नहीं मिली। राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना अनुमति नहीं मिली, सत्याग्रह करना अनुमति नहीं मिली, संसद में बात करने की अनुमति नहीं मिली, कहीं कोई अनुमति नहीं। और सवाल है दीपेंद्र हुड्डा का, यानी कांग्रेस की तरफ से, क्या अब सांस लेने के लिए भी अनुमति मांगनी पड़ेगी? शायद उसके लिए भी अनुमति न मिले, वो तो सबसे अच्छी बात है कि सांस मत लो, विपक्ष नहीं रहेगा, और उस विपक्ष में भी सबसे बड़ी पार्टी जो है वो नहीं रहेगी, फिर बल्ले बल्ले है। तो यही समझने की कोशिश यहां करेंगे कि सोनिया गांधी के आगे क्या बीजेपी पस्त हो गई है, क्या अपने ही दांव में फंस गई है बीजेपी, क्या बेदम हो रही है बीजेपी। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों के साथ सीधे आना चाहूंगा धनंजय कुमार जी आपके पास। क्या कुछ कहेंगे जो कुछ दिल्ली में हो रहा है? मुंबई में आप बैठे हुए हैं, मुंबई में भी ईडी का डर काफी सताया, और महाराष्ट्र की सत्ता जो है वो चली गई। अब कहीं कोई ईडी का डर नहीं है, जो पहले से हैं वो हैं, बाद में जो आए हैं उनको अब वो बेफिक्र हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में फिक्र है तो बीजेपी को, क्योंकि कैसे बचाएं, यहाँ न सोनिया फंस पा रही हैं, न राहुल फंस पा रहे हैं। देखिए राजीव जी, बीजेपी जो है पिछले 8 सालों में जितना कुछ किया है जनता के नाम पे या जनता के लिए करने की बात कहती है, तो हर जगह वो पूरी तरह से फेल हुई। चाहे महंगाई का मुद्दा हो या रोजगार का मुद्दा हो या जितने सारे मुद्दे, कोरोना में भयंकर तौर पे बीजेपी फेल हुई। 50 लाख के करीब लोग मरे हिंदुस्तान में। दुनिया में मरने वालों की जो संख्या, उसकी आधी संख्या जो है हिंदुस्तान में मरी, और संसद में ये पास कराते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं। तो हर मोर्चे पे बीजेपी फ्लॉप रही,
अब बीजेपी की एक पुरानी रणनीति रही है, या कहिए कि आरएसएस की रणनीति रही है। उन्होंने हमेशा कांग्रेस के खिलाफ जहर बोलने का काम किया, नफरत फैलाने का काम किया, और जो कांग्रेस के शीर्ष नेता रहे हमेशा उनके खिलाफ जो है चरित्र हनन का अभियान चलाया। नेहरू के खिलाफ, गांधी के खिलाफ, फिर वही क्रम चल रहा है सोनिया और राहुल के खिलाफ। राहुल गांधी को किस तरह से पप्पू साबित किया गया वो हम सब ने देखा। हालांकि दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी बहुत लेट जागी और राहुल गांधी को अकेले लड़ना पड़ा उस पप्पू से, और उस पप्पू से लड़ने के बाद राहुल गांधी बाहर निकल आए, और आज जो है राहुल गांधी बीजेपी को नाको चले चलवा रहे हैं। बार बार राहुल गांधी उस जगह घेर के ले आते हैं जहां लोकतंत्र की बात करनी जरूरी हो जाती है। बीजेपी ने लोकतंत्र के लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। लोकतंत्र में सबसे मजबूत होता है विपक्ष का होना, कि लोकतंत्र तभी है जब सत्ता के साथ विपक्ष है। जब से मोदी जी आए हैं तब से विपक्ष को खत्म करने की तमाम कोशिशें की है, और वो कोशिशें राजनीतिक तौर पे नहीं है। अगर राजनीतिक तौर पे लड़ाई होती तो बात समझ में आती, राजनीति तो चलती है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है, घृणा का माहौल पैदा किया। और देखिए आप, जब इसके पहले भी जो उन्होंने किया, 2G घोटाला हुआ, बोफोर्स का कांड हुआ, जब बीपी सिंह जिसको लेकर के बाहर आए, तो बोफोर्स के घोटाले में क्या निकला? राजीव गांधी को बदनाम करने के अलावा कुछ निकला। और ये जानिए कि वही बोफोर्स तोप जो है करगिल युद्ध में सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ। वाजपेयी जी ने कहा भी इस बात को। तो जिसको घोटाले को लेकर के राजीव गांधी को बदनाम किया गया, उसमें क्या हासिल हुआ? फिर 2G घोटाले को लेकर के बदनाम किया गया मनमोहन सिंह को। 2G घोटाले में क्या निकला? फिर देखिए उसके बाद जो है सुब्रमण्यम स्वामी एक जो है ऐसे व्यक्ति है जिनके बारे में कुछ भी कहना मुझे लगता है कि शब्दों का अपमान हो जाता है। वो केवल जो है कांग्रेस के खिलाफ अपनी बात करने के लिए, अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए, और ये कहने के लिए कि वो एकमात्र व्यक्ति है जो ईमानदार है इस धरती पर। और वो बीजेपी को, ये जब वाजपेयी जी का काल था तब भी देखिए, उनको लगता है उससे बढ़िया कोई वित्त मंत्री नहीं है ना, वित्त के मामलों में उनसे बड़ा कोई जानकार नहीं है। तो उन्होंने ये आरोप लगाया, और मुझे लगता है संघ के नेता को अपने आप को बढ़िया साबित करने के लिए आरोप लगाया। 2012 में आरोप लगाया। ये जो है अखबार के नेशनल हेराल्ड का जो मैटर आया, नेशनल हेराल्ड के मैटर में उन्होंने कहा कि 2000 करोड़ का घोटाला किया है सोनिया राहुल गांधी ने। अब बताइए, ईडी की जब एंट्री होती है 2014 में, ईडी 2014 में आती है ना, उसके पहले चूंकि यूपीए की सरकार थी तो कोर्ट में मैटर गया, कोर्ट में फिर मैटर चलता रहा, फिर जो है वापस मोदी जी की सरकार आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कई चीजों पर रोक लगाई और ईडी जांच कर रही है। ईडी जांच कर रही है, ईडी पिछले 8 साल से जांच कर रही है, 2014 से जांच चल रही है, और ईडी का कहना है कि 800 करोड़ रुपए का मैटर है। और वो भी जो ये एजेएल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो है, जो अखबार निकालने वाली कंपनी है, प्रकाशन संस्था है, उसके पास जो जमीन है, वो जो प्रॉपर्टी है वो 800 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और इसे कमर्शियल इस्तेमाल पे बात है। कांग्रेस बराबर कह रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं मैटर नहीं है, ये कमर्शियल इस्तेमाल का मैटर आप बना रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, ये कह रहे हैं 2000 करोड़ सुब्रमण्यम स्वामी, ईडी कहती है 800 करोड़, संबित पात्रा और जो ये ईरानी जी है वो कहती है 5000 करोड़ की लूट है। तो भाई पहले तो आप बैठ करके तय कर दो। तो इनका एजेंडा केवल और केवल जो है वो कांग्रेस के नेताओं को, खास करके गांधी परिवार के नेताओं को बदनाम करने की मंशा है। और वो हर बार देखिए चुनाव के समय ये खड़ा करते हैं। 2014 में भी जब चुनाव लड़ रहे थे, इसके पहले देखिए रॉबर्ट वाड्रा को लेकर के क्या हंगामा नहीं किया। सुषमा स्वराज नहीं है, सुषमा स्वराज तक ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी और हम रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजेंगे। रॉबर्ट वाड्रा जेल कहाँ गए? 8 साल हो गए, अभी तक दूसरी बार सरकार में आ गए ये लोग। क्या केस है उनके खिलाफ? कुछ नहीं हुआ। तो ये ईडी वाले मैटर पे ईडी को इन्होंने अपना हथियार बनाया हुआ, और हम देख रहे हैं कि खाली सोनिया, ये जिसको भी, केवल कांग्रेस परिवार को नहीं और जिसको भी करते हैं परेशान करने लगते हैं। शाहरुख खान को किस तरह से देखिए परेशान किया। शाहरुख खान के बेटे पे क्या साबित हुआ? फाइल रिया चक्रवर्ती को कितने महीने जेल में रखा, क्या साबित किया इन्होंने? तो हर जगह ये फ्लॉप हो जाते हैं।
और ये कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, ताकि चुनाव में जनता के पास, इनके पास जो 20 जो है चैनल है, भोंपू की तरह रोज बजते रहते हैं 24 घंटे, जो पालतू चैनल है, इनका एजेंडा क्या है? ये जो हो रहा है, अब किसी बात पे चर्चा नहीं होगी, लगातार चर्चा चलती रहेगी कि इतने करोड़ का घोटाला है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, यही इनका आंदोलन। लेकिन इस पे जो है कांग्रेस पार्टी को मुझे लगता है एग्रेसिव होने की जरूरत है। खाली धरना प्रदर्शन से काम नहीं चलेगा। अब जैसा हुड्डा बता रहे थे कि धरना प्रदर्शन के लिए इजाजत नहीं दे रहे, ये तो मतलब अंग्रेजों की जो अंग्रेजी सरकार थी उससे भी भयानक तौर पर काम कर रहे हैं। अरे विपक्ष को बोलने दीजिएगा। अगर ईडी जांच कर रही है तो क्या कांग्रेस पार्टी ईडी के जांच में कहीं बाधा खड़ी कर रही है? राहुल गांधी लगातार आपके पास गए, जब तक ईडी ने बुलाया राहुल गांधी जाते रहे। सोनिया गांधी लगातार जा रही है। अरे कौन सा ऐसा सवाल है जो नहीं पूछे जा पा रहे इतने सालों से? 8 साल से आप जांच कर रहे हो, क्या जांच कर रहे हो? तो ऐसी ढेर सारी जांचें की। ताशकंद जांच की इन्होंने, क्या निकला ताशकंद जांच में? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का मैटर जांच किया इन्होंने, क्या निकला? कहीं कुछ नहीं निकला। केवल आरोप लगाते हैं और आरोप के माध्यम से हल्ला कर करके, झूठ फैला करके जनता के बीच जो है जनता को गुमराह करते हैं, वोट हासिल करते हैं। तो इनका मकसद सिर्फ वोट हासिल करना है। कांग्रेस को इससे कैसे लड़ना है ये समझना पड़ेगा। राजीव जी, कांग्रेस अभी सड़कों पर है और सत्याग्रह करना चाहे या जो भी, इजाजत नहीं मिल पा रही है। राहुल गांधी की एक तस्वीर आज काफी वायरल हुई है जिसमें वो सड़क पर बैठे हुए थे और 45 साल पुरानी उनकी दादी की तस्वीर भी उनके साथ साथ वायरल हो रही है। उस तस्वीर को मैं चाहूंगा कि दोबारा एक बार फिर से लेकर आए स्क्रीन पर। इस तस्वीर में देखिए राहुल गांधी हैं और इधर इंदिरा गांधी उनकी दादी हैं। ये तस्वीर आज खूब वायरल है क्योंकि 45 साल पुरानी इस तस्वीर की याद आज राहुल गांधी ने अपने चाहने वालों को दिला दी है। ये तस्वीर क्या कुछ कहती है, यही यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि अभी इस वक्त जब भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी घेरने की कोशिश गांधी परिवार को कर रही है, तो ऐसे समय में लोग सड़कों पे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि ऐसे ही सड़कों पे और भी होना चाहिए। कांग्रेस में एक कहा जाए तो ये वक्त ऐसा है कि कांग्रेस मोबिलाइज हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आ रहे हैं, लेकिन देश की और भी बहुत सारी समस्याएं हैं उसको लेकर बार बार चर्चा होती है कि सड़क पे नहीं आते हैं। पर्सनली एक पत्रकार होने के नाते मैं बताऊं तो लगातार मैं देखता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, यूथ कांग्रेस के नेता हों या और भी लोग हों, सड़कों पर हैं। लेकिन ये जो गोदी मीडिया जिसका जिक्र अभी धनंजय कुमार जी कर भी रहे थे, वहां उसे दिखाया नहीं जाता है। आज एक बड़ा इवेंट है, मीडिया के नाम से मैं कह रहा हूं और बीजेपी की तरफ से भी कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी सवालों के घेरे में है, इसीलिए इस खबर को तमाम चैनलों पर दिखाया जा रहा है। सीधा चलेंगे थोड़ा इसी चीज को, इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रेम कुमार जी, आज मीडिया में छाई हुई हैं सोनिया गांधी, जो मैं कह रहा था कि इससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी छाए हुए थे। आज राहुल गांधी गिरफ्तार होते हैं, एक बस में अकेले ले जाए जाते हैं और उसके बाद वो सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं, बात करते हैं। जरा एक बार फिर से सुना दीजिए राहुल गांधी जो कह रहे थे, उसको सुन लेते हैं, फिर आते हैं आपके पास। जरा राहुल गांधी की इस बाइट को दोबारा सुनते हैं। I'm not putting arrest. I'm standing here. Okay. And why are you protesting? Price rise, unemployment, बेरोजगारी, हिंदुस्तान की आवाज, वो हम यहाँ उठा रहे हैं। जनता की आवाज। ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा पुलिस का सिस्टम है। आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं इसको। ये सब अदानी जी अंबानी जी की सेना है। पहचान लो। Very strong. तो ये राहुल गांधी हैं। सीधा आना चाहूंगा प्रेम कुमार जी आपके पास, क्या कुछ कहेंगे आप आज जो कुछ हो रहा है और इसमें कौन घिरता हुआ नजर आ रहा है और खासकर ईडी या जांच एजेंसियों की जो मान मर्यादा प्रतिष्ठा वो दांव पर अब दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? जी राजीव जी, ये जो संघर्ष दिख रहा है जिसमें सोनिया गांधी जी से पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी जी से पूछताछ हो रही है और कांग्रेस
पार्टी जो है एजिटेटेड है। तो हमने पहले भी इस बात पर चर्चा की है कि ये कांग्रेस एक अलग किस्म से रिएक्ट करती दिख रही, बहुत दिनों के बाद ये स्वरूप देखने को मिल रहा है। मैं पढ़ रहा था कि मोतीलाल नेहरू जी की पत्नी स्वरूप रानी नेहरू जी, जब मोतीलाल नेहरू जी की डेथ हो जाती है 1931 के जनवरी में, तो उसके बाद उसी 31 की बात है, फिर 32 में भी, कि स्वरूप रानी नेहरू जी लाठियां खाती हैं अंग्रेजों से और उनके सिर फूट जाते हैं। इसके बाद फिर अगले साल भी वो जेल जाती हैं। इसके बाद ये भी है कि उनका दामाद विजय पंडित जी, उनके दामाद, वो जेल जाते हैं। उनसे मिलने के लिए स्वरूप रानी नेहरू, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी सब जेल जाते हैं कि मिलें, लेकिन जेलर उनको वहां मिलने नहीं देता है, बेइज्जत करके भगा देता है। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूं कि हमने बहुत सारा पढ़ा कि मोतीलाल नेहरू जी का योगदान, जवाहरलाल नेहरू जी का योगदान, लेकिन पूरे परिवार का अलग अलग इस तरीके से योगदान कि घर की महिला भी लाठी खा रही हो, घर की महिला भी जेल जा रही हो, ये अतीत किसी के पास, किसी और के पास नहीं है। परिवार का एक एक मेंबर जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा रहा और आजादी के बाद भी राजनीति का हिस्सा रहा। तो जो लोग ये कहते हैं कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति, उनको यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये कुर्बानी की भी राजनीति साझा विरासत है, ये संघर्ष की भी साझा विरासत है कि परिवार का हर एक मेंबर स्वतंत्रता आंदोलन में लाठियां खा रहा है और जेल जा रहा है, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, पतोहू हो, के बहू हो, बेटी हो कि दामाद हो, पूरा परिवार जा रहा है। ये अतीत है। और आज स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद जबकि सत्ता से बाहर है कांग्रेस, तो आज एक बार फिर हम देख रहे हैं कि इस परिवार के एक एक व्यक्ति को उन विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, जिसको हम संघर्ष कहते हैं। अब ये संघर्ष क्यों कहा जाना चाहिए? क्योंकि इसको इस रूप में भी कहा जाता है कि क्या राहुल गांधी कानून से ऊपर है, संविधान से ऊपर है, कि सोनिया गांधी संविधान से ऊपर है, क्या उनको ईडी पूछताछ नहीं कर सकती है? ये सारी बातें कही जाती हैं और इसका जवाब मिलना चाहिए कि हाँ, कानून से ऊपर अगर होते तो कोऑपरेट नहीं कर रहे होते ईडी के साथ बातचीत में। वो निश्चित रूप से लगातार हर समन पर जाना, ऐसा भी नहीं कि ऐसा जा करके कोई उपकार या एहसान कर रहे हैं, बल्कि एक नागरिक की तरह वो व्यवहार कर रहे हैं। मगर इसका जो राजनीतिक पहलू है, जो कि राजनीतिक रूप से केवल चुन चुन करके प्रतिद्वंदियों पर हमले करना, उनको निशाने बनाना, उसका राजनीतिक विरोध होगा कि नहीं होगा? अगर उस राजनीतिक विरोध को बंद कर दिया जाएगा, सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जो मूल प्रतिपक्ष, मुख्य प्रतिपक्ष पार्टी है, उसको प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी, तो कौन प्रदर्शन करेगा? फिर आवाज कौन उठाएगा? ये महत्वपूर्ण बात है। तथ्यात्मक रूप में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। ईडी के मामले पास में मैंने पूरा फिगर निकाला है। देखिए, ईडी के पास पिछले पूरे दौर में लाइफ टाइम इनके पास 5222 मामले आते हैं, 5422, क्षमा कीजिए। और इस 5422 में केवल 25 मामले में कन्विक्शन है, जो ओवरऑल 0.45% होता है। और सिर्फ ये बात नहीं कि इतना कम कन्विक्शन है, बाकी चीजों को देखिए तो कितने मामले अभी अंडर ट्रायल चल रहे हैं। सिर्फ 992 मामले अंडर ट्रायल चल रहे हैं। बाकी और जो मामले हैं उनका क्या हुआ? तो उन मामलों में हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि बाकी मामले टिकअप भी नहीं किए जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? हो ये रहा है राजीव जी कि ये जो 5422 मामले हैं, जिसमें 912 पर तो ट्रायल चल रहे हैं, 25 पर फैसला है, बाकी मामले में ये हो रहा है कि तुम या तो बीजेपी में आ जाओ, तुम्हारे खिलाफ हम बंद कर देंगे ईडी की कार्रवाई, अगर तुम रहोगे विपक्ष में तुम्हारी सरकार गिरा देंगे, तुमको मंत्री से हटना पड़ेगा, तुम मंत्री हो तो तुमको फंसा देंगे। यानी हर तरह से सरकार गिराने, और अगर आप बीजेपी में आ गए तो फिर वो ईडी
उस पर एक्शन नहीं लेती है। बहुत सारे उदाहरण है, मुकुल राय का उदाहरण ले लीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा का उदाहरण ले लीजिए, अब एकनाथ शिंदे भी हैं, आप एनसीपी नेता शरद पवार के भतीजे का उदाहरण ले लीजिए, अजित पवार जी का। ये सारे उदाहरण वो हैं जो कि ईडी के दुरुपयोग के उदाहरण हैं कि आप अगर सत्ता से असहमत हैं तो ईडी आपको पूछताछ करेगी, सत्ता से साथ है उससे सहमत है तो ईडी पूछताछ नहीं करेगी। आंकड़े बोल रहे हैं कि ईडी कैसे काम कर रही है। तो जब केंद्रीय एजेंसी की ये विश्वसनीयता रह जाएगी तो फिर विपक्ष क्या करेगा? सवाल यह है कि राहुल गांधी से आपने पूछताछ कर लिया, मिला क्या आपको? बताना तो पड़ेगा कि आपको मिला क्या, आपने ऐसी क्या बातें पाई। और एक खास बात है, ईडी की जांच कोई अदालत के आदेश से तो शुरू नहीं हुई। ईडी के पास यह अख्तियार होता है कि वह स्वतः संज्ञान ले ले, ईडी के पास अख्तियार होता है कि किसी से पूछताछ कर ले, और ईडी के पास अख्तियार उनको जेल भेजने का भी होता है। तो इन अधिकारों का अगर सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा तो फिर लोकतंत्र खतरे में है, और खतरे में है तो इसके लिए सड़क पर कौन उतरेगा? आज कांग्रेस उतर रही है, लेकिन इस कांग्रेस को जिस तरीके से पूरे विपक्ष का साथ मिलना चाहिए, या यूं कहें विपक्ष के दूसरी पार्टियों में भी जो इस तरीके से ईडी का इस्तेमाल उनके खिलाफ हो रहा है, उन मामलों में भी आप एकजुट जो संघर्ष होना चाहिए उसका अभी भी अभाव है। यही कारण है कि वो अलग अलग एक एक पार्टी को जब जैसे जरूरत पड़ती है और जिस समय जरूरत पड़ती है अपनी टाइमिंग सेट करके वो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, और विपक्ष जो है इकलौता लड़ते हुए अलग अलग बिखरा पड़ा है। तो ये वक्त है कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, देश के की सारी पार्टियों के लोग, सारे बुद्धिजीवी लोग सब इकट्ठा होकर के आवाज उठाएं कि ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कीजिए, क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग लोकतंत्र का गला घोंटने में किया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो निशाने पर हैं। अब आने वाले समय पर जब हम देखेंगे कि ये निशाना और कैसे किस तरह से बढ़ता है। पॉलिटिकल पार्टियां निशाना बनाएं कोई बात नहीं, लेकिन जब जनता निशाना बनाने लगती है तो निशाना सटीक बैठता है। ये आप हम तमाम हमारे साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो बाद में जुड़े हैं, आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सोनिया के आगे बीजेपी पस्त, इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी से आज 6 घंटे पूछताछ के बाद कल फिर से ईडी ने उन्हें बुलाया है, यानी समन दिया है कि कल आपको फिर से दफ्तर आना होगा। सोनिया गांधी की उम्र 75 साल, बीमार हैं, कैंसर से जूझ रही थी, उससे बाहर निकली, और इस पूछताछ से पहले कोरोना से ग्रसित थी, उससे भी बाहर निकली हैं। और ये एक नई बीमारी जो देना चाहती है सरकार, वर्तमान सरकार, केंद्र की सरकार, उससे भी वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। गांधी परिवार के बारे में हमारे 2 साथी बता रहे थे, पहले धनंजय कुमार और उसके बाद में उनके बाद फिर प्रेम कुमार जी, और आप दोनों ने गांधी परिवार के संघर्षों को बताया कि क्या कुछ आज से नहीं, मोतीलाल नेहरू जी के समय उनकी पत्नी से लेकर के इंदिरा गांधी की एक तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं जो आज काफी चर्चा में है। उन सब पे बात करें, लेकिन उससे पहले एक बार हमारे साथी प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जैसा मैं कहता हूं, देर आयद दुरुस्त आयद, आप आए हैं, आपकी बात हम सुनने के लिए भी यहां तैयार हैं कि क्या कुछ आप देख रहे हैं। आपके पास ही सीधा आना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जो कुछ हो रहा है इसमें पॉलिटिकल नजरिया जो है वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि राजनीति को अपने अंदाज में, और सब कुछ कहा भी जाता है कि राजनीति में सब कुछ जायज़ है, चलिए ठीक है, लेकिन क्या संसद से लेकर सड़क तक विरोध की आवाज को दबाने की जो कोशिश हो रही है, ये जो दमन है, इसके बारे में जैसा प्रेम कुमार जी कह रहे थे कि बाकी दलों को भी आगे आना चाहिए, ऐसी ही हालत पश्चिम बंगाल में भी है। ममता बनर्जी का नाम भी सुना जा रहा है कि अब पार्थ चटर्जी के उसमें जो ईडी की जांच है उसमें उनका नाम भी सुनाई दे रहा है कि शायद उनका नाम भी है, मैं पक्के तौर पे नहीं कह सकता हूं। ऐसी हालत अभी जब इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे तब एक खबर ये भी मिली कि झारखंड में मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन, उनके मीडिया एडवाइजर के यहाँ
ईडी ने समन भेजा है। अभिषेक श्रीवास्तव हैं उनके यहाँ। ऐसी खबरें हर जगह से आ रही हैं। महाराष्ट्र में हम लोग देख चुके हैं। अभी एक खबर मध्य प्रदेश से भी आई है। तो खबरें अभी ईडी को लेकर या जांच एजेंसियों को लेकर के खूब आएंगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इन सब से एक खबर जिसका इंतजार हम सबको रहेगा आने वाले समय में, कि जनता अपना समन कब भेजती है। जरा इस नजरिए से जरा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूंगा और समझना चाहूंगा प्रोफेसर रविकांत जी, कैसा किस रूप में आप देखते हैं 50 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से, लेकिन क्या कुछ निकल के आया इसका कोई जवाब नहीं। अंदर खाने क्या बात होती है ऑफिशियली कुछ भी नहीं आता जो हम और आप रख पाएं, लेकिन बहुत सारी चीजें पॉइंट में कई सारे चैनलों में बता दी जाती हैं कि ये पूछा गया, ये पूछा गया, ये पूछा गया। लेकिन दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इस कार्यक्रम में ये सब फर्जी होती हैं, कुछ नहीं बताया जाता है। ईडी का एक अधिकारी नहीं बता सकता कि हमने क्या पूछा है, और उनके साथ कोई अंदर बैठ भी नहीं सकता। तो कैसे मैं और आप बता देंगे या कोई और पत्रकार बता देगा कि वहां ये पूछा गया था। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये जानने का हक जनता को तो है। क्या कहेंगे प्रोफेसर रविकांत जी? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं माफी चाहता हूं, नेटवर्क हमारे यहाँ थोड़ा कमजोर था, तो मुझे थोड़ा देर हो गई। लेकिन जहां से आपने शुरू किया है, अभी मैं प्रेम कुमार जी को बहुत शिद्दत से सुन रहा था। जो आपका पहला सवाल है कि जनता कब समन भेजेगी, डॉक्टर लोहिया का एक कथन है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। लेकिन अब सवाल ये है कि आजादी के अमृत महोत्सव में, मतलब ये जो 75वां साल चल रहा है, उसमें वो कौम अब जिंदा बची है कि नहीं बची है, ये भी अब सवाल पूछा जाने लगा है। क्योंकि ये जो कौम है वो आपस में इतनी ज्यादा विभाजित हो चुकी है कि या तो वो सरकार के साथ है या वो सरकार के विरोध में। ये देश पूरा इस नजरिए से बट चुका है। यहां तक कि मीडिया के बारे में भी आमतौर पर लोग पूछ लेते हैं कि किस पार्टी से हैं आप। एक जमाने में ये होता था कि जो जनमानस है, जो मीडिया है, जुडिशरी है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो आमतौर पर सरकार पर एक तरह की नकेल कसती थी, उनके लिए प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करती। लेकिन आज संवैधानिक संस्थाएं कितनी बौनी हो चुकी हैं, मीडिया तो उसका नाम ही गोदी मीडिया हो चुका है। जनता धार्मिक रूप से और जातिगत रूप से बहुत ज्यादा विभाजित हो चुकी है। उसके भीतर नागरिकता बोध जो होना चाहिए था, उसकी जगह पर वो हिंदू है कि मुसलमान है कि वो सवर्ण है कि वो दलित है कि वो आदिवासी है, ये तमाम भावनाएं बहुत तेजी से गई हैं। और ये उस तेजी से गई है कि जहां नागरिकता बोध छलनी हो रहा है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पहले भी होती थी, लेकिन उसमें नागरिकता बोध सबसे आगे रहता था। और समावेशी विकास हो देश का, और देश में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी मूल्यों की परवरिश होती रहे एक तरह से, उसमें ये सामाजिक न्याय के सवाल या जो वंचित तबका है, जो उत्पीड़ित जनमानस है, उसके सवाल, मजदूरों के, किसानों के, इन सब के सवाल सामने आते थे। और उस तरह से सरकार और प्रतिपक्ष के बीच में एक बैलेंस रहता था। सरकार पर एक तरह की नकेल उसकी कसी रहती थी कि उसकी जो नीतियां हैं वो जन पक्षधर हों। लेकिन आज के हालात में संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? विपक्षी दलों को पंगु बनाने के लिए, उन्हें कटघरे में खड़ा करना है और उनको डिफेम करना है। कुछ ना निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जब ईडी के ऑफिस जाएंगे, सोनिया गांधी जाएंगी, ममता बनर्जी या उनके कोई मंत्री जाएंगे, तो वो निश्चित रूप से डिफेम होंगे। तो जनमानस में उनको बेईमान, उनको चोर वगैरह वगैरह आपको सिद्ध करना है। दूसरी तरफ अब आप देख लीजिए, इस ईडी ने पिछले 8 साल में किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहां छापा डाला है क्या? या जो पहले खुद ममता बनर्जी के यहां जो अभी लोग हैं, जो कुछ दिनों पहले बीजेपी में थे, उसके पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, उस समय ईडी ने शिकंजा कसा था। जब वो बीजेपी में आते हैं तो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं।
तो ये अब दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें ढका छिपा हो। तो ये जो स्थिति है कि जहां पर सीधे तौर पर, खुले तौर पर इनका इस्तेमाल हो रहा है विपक्ष को पंगु बनाने के लिए, और जनमानस को इतना आप घृणास्पद और विभाजित बना दीजिए कि वो सरकार से सवाल पूछने में ही एक तरह से असमर्थ हो, सरकार से सवाल पूछे ही नहीं, अपाहिज उसको बना दिया जाए मानसिक रूप से। ऐसी स्थितियों में बहुत मुश्किल है कि जहां हम लोकतंत्र की बात कर सकें, जहां हम संसदीय परंपराओं की बात कर सकें, जहां हम अब संवैधानिक मूल्यों की बात कर सकें कि उनका पालन हो रहा है या बहुत हेल्दी तरीके से राजनीति चल रही है। अब ये राजनीति नहीं हो रही, ये जो एकाधिकारवादी, ये जो सर्वशक्तिमान टाइप की जो सत्ता बनी है, वो इन सब को खत्म करके, माने जो भी विपक्षी दल है, और कांग्रेस पर बार तो जैसे ही लोकसभा के चुनाव आता है वैसे ही होता है, तो ये सब खत्म करके और बिल्कुल निष्कंटक रूप से 2024 को फतह किया जाए, ऐसा सरकार सोचती होगी, भारतीय जनता पार्टी सोचती होगी। लेकिन उनको चैलेंज भी मिल रहा है। दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा चुनौती उभर करके आ रही है, चाहे वो स्टालिन हो या केसीआर हो। ममता बनर्जी को हो सकता है कि आप खामोश कर लें, अरविंद केजरीवाल को हो सकता है आप खामोश कर लें, लेकिन दक्षिण भारत की जो आवाजें हैं उनको मुझे नहीं लगता है कि दबाया जा सकता है। और वहां से भी अगर ये आवाज उठेगी तो फिर वो रोजगार का सवाल, वो महंगाई का सवाल, वो बेरोजगारी का सवाल, जो बढ़ती हुई आपकी गरीबी है उसका भी सवाल आएगा, जो अमीरों की संख्या बढ़ रही है उसका भी सवाल आएगा। और ये सवाल कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे। तो निष्कंटक बनाने की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है वो आम आदमी के सवालों से होते हुए और दक्षिण भारत की जो आवाजें हैं ये मिल करके मुझे नहीं लगता है कि बहुत आसान होगा इस सरकार को एक तरह से निष्कंटक अपना मार्ग बनाने। प्रोफेसर रविकांत जी, जो बात आप रख रहे हैं यहाँ पे, खासकर गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ साथ बढ़ती हुई अमीरी, ये भी एक बड़ा मसला है जिस पर राहुल गांधी लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज भी जब राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे मीडिया के सामने, तो वहां भी उन्होंने जनता की आवाज और बेरोजगारी और इन तमाम मसलों की चर्चा की। जरा समझना चाहूंगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपसे, क्या ये जो लड़ाई अब सड़क पर कांग्रेस आई है, लेकिन इस आज जो राहुल गांधी का वक्तव्य है वो न सिर्फ इसलिए कि सोनिया गांधी वहां हैं, ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो रही है, दूसरा देखिए एक मसले को, एक मुद्दे को, देश की जो जनता के लिए, जो जनता को हिट करे उस मुद्दे को राहुल गांधी उठा रहे हैं। क्या ये हम देखें कि एक मोबिलाइजेशन का सही समय कांग्रेस के लिए आ गया है कि जिस कांग्रेस के बारे में लगातार कहा जा रहा था कि आपको सड़कों पे होना चाहिए था, चाहे राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, चाहे अब सोनिया गांधी कल दोबारा जाएंगी और कल भी हम लोग देखेंगे सड़कों पर कांग्रेस रहेगी, लेकिन मुद्दों के साथ इस बार कांग्रेस दिखाई दे रही है। क्या कुछ समझते हैं आप, क्या कुछ देखते हैं आप, और खासकर जो परिस्थितियां अभी देश की हैं, इन परिस्थितियों में जनता की आवाज की बात यहाँ प्रोफेसर रविकांत जी भी बता ही रहे थे अपने अंदाज में, जरा आपसे भी समझना चाहूंगा कि कैसे मोबिलाइज कांग्रेस हो रही है और विपक्ष को किस ढंग से आप देखते हैं, और राहुल गांधी के इस पैगाम को कहां तक आप जाते हुए देख रहे हैं। देखिए राजीव जी, सारे पूर्ववक्ताओं से सहमत होते हुए मैं उत्तर प्रदेश की एक कहावत आपके सामने पेश करता हूं। वो कहती है कि जो एक वृद्धा है जिसकी उम्र से ऊपर हो गई है, मौत हो गई है, कष्ट मौत है, हमें कष्ट है कि मौत का रास्ता देख लिया है। तो इस समय पूरे समाज में, परिवेश में हो रहा है। अब खतरा यह पैदा हो गया है कि अब जो भी सत्ता में आएगा वो इस रास्ते पे चलेगा और अपने विपक्षियों को दबाने का प्रयास करेगा। देखिए, वास्तविकता में प्रबंधन का एक सिद्धांत है, वो कहता है कि हॉट स्टोव रूल का पालन होना चाहिए। हॉट स्टोव रूल का मतलब यह है कि अगर एक स्टोव गर्म है, अगर कोई उसको छूता है तो उसका हाथ जलेगा, कोई भी है उसका हाथ जलेगा। दूसरी बात यह है कि उसका हाथ तुरंत जलेगा। तीसरी बात यह है कि कोई भी हो, चाहे वो बलशाली हो या कोई भी हो, वो जलेगा। इस समय जो समाज
जो न्याय प्रक्रिया भूल रही है, जो प्रशासन भूल रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी हैं, दोषी नहीं हैं। और आरोपियों से प्रकार का व्यवहार, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में भारत की जो एक सनातन बड़ा है, उसका जो संदेश जा रहा है, वो संदेश क्या जा रहा है? वो संदेश ये जा रहा है कि एक महिला जो कि जैसे आपने बताया कैंसर से पीड़ित थी, उपचार हुआ, कोविड से पीड़ित थी, ईडी चुपचाप उनके घर जाके पूछताछ कर सकती थी। दूसरी बात यह है कि जैसे धनंजय कुमार जी ने कहा कि हम किस परंपरा को क्रिएट करना चाह रहे हैं। भारत की पहचान है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पुरखे हैं, पूरा विश्व इनसे हम, क्योंकि ये जो शासन तंत्र है ये अपनी रेखा को बड़ा नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे की रेखाओं को छोटा करने का प्रयास कर रहा है। तो पूरा विश्व जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को जानता था, उनकी रेखाओं को कम करने का प्रयास किया। अब तकनीकी पक्ष में एक एजेंसी होती थी जिसका नाम था BIFR, ब्यूरो इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन। जब कोई कंपनी सिक होती है तो उस सिक कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए BIFR नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर एक सिक कंपनी को कोई टेक ओवर करे, ये बात टीवी में बहुत ज्यादा कही जा रही है कि इतने करोड़ के एसेट्स को ले लिया थोड़े से पैसे देके। वास्तविकता में जिस कंपनी के एसेट्स को टेक ओवर किया है, जो सारे, जब आप इक्विटी आपके पास होती है तो आप सारे एसेट्स केवल टेक ओवर नहीं करते हैं, आप सारी लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं। और ये जो सिक कंपनी है, इसमें इतनी आय नहीं है कि वो अपने व्यय का निर्वहन कर पाए। तो इसका मतलब ये है कंपनी को, अगर कोई ऐसा पूरा का पूरा एसेट्स को कंपनी को टेक ओवर करता है, को लेता है, तो बेच नहीं सकता, उससे कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि पूरी लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है। लोन जो होता है, जो लेंडर होता है, उसके पास यह अधिकार होता है कि वो अपने लोन को रिकवर कर पाए, लेकिन जो इक्विटी होल्डर होता है वो पूरी पूरे एसेट्स और लायबिलिटी के लिए देनदारी उसके पास होती है। तो देखिए, वास्तविकता में अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस इस समय संघर्ष कर रही है, तो ये संघर्ष कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, ये संघर्ष केवल विपक्ष का प्रश्न नहीं है, ये संघर्ष जो है पूरे भारत की लोकतांत्रिक और हमारी जो एक सनातनी परंपरा है, आघात है। भगवान श्री राम से भी बाली ने पूछा था कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि आपने मेरी हत्या कर दी। तो प्रभु राम को भी जवाब देते नहीं बना था। तो देखिए, वास्तविकता यह है, कानून को निष्पक्ष होना चाहिए, लखीमपुर खीरी में भी वैसा ही होना चाहिए, हरदोई में भी वैसा ही होना चाहिए। कोई भी कांड हो और अगर SIT की रिपोर्ट लखीमपुर में किसी व्यक्ति के खिलाफ आ जाती है, तो वहां पे जो अपराधी है वो अब आरोपी नहीं है, वो एक प्रकार से अपराधी है, क्योंकि उसकी बेल रद्द की गई है, वो जेल के अंदर है, SIT ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दे दी गई है। तो अगर उससे कानून प्रक्रिया ये पूछती है कि महाराज आप कब आ सकते हैं, और 16 बार उसको चाय और समोसा खिलाया जा सकता है, तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो देश के 7-8 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारा लोकतंत्र और परंपरा ये उनको अधिकार देती है, सम्मान पूर्वक उनसे पूछताछ की जाए और टीवी के माध्यम से और प्रचार तंत्र के माध्यम से पूरे विश्व को ये मैसेज दिया जाए कि हम लोकतांत्रिक परंपरा और अपनी सारी परंपराओं को भूल चुके हैं और हम केवल तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही बात आप रख रहे हैं यहाँ पर। और परिस्थितियां कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, बदलती हुई मतलब बद से बदतर की ओर। लेकिन यही समझने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो आखिर कब तक। आइए जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूँगा। अब आपका साउंड भी अच्छा है, वीडियो भी अच्छा है और चेहरा भी बढ़िया चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, क्या कहेंगे, जो कुछ चल रहा है, सोनिया गांधी को कल दोबारा बुलाया गया है। अभी जो बात यहाँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कह भी रहे थे कि बीमार हैं, सब कुछ इस ढंग से, लखीमपुर खीरी की घटना और दिल्ली की घटना, दिल्ली में ईडी दफ्तर, जहां के लोग जाकर के सोनिया गांधी के घर पे भी उनसे पूछताछ कर सकते थे, लेकिन बुलाए जा रहे हैं। सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है अपने दफ्तर में और 1 घंटा 2 घंटा नहीं 6-6 घंटा पूछा जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है? और ये 1974 की बात यहाँ चल रही है, तो उस समय एक और नारा था, वो नारा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। क्या वैसे दिन भी आने वाले हैं?
देखिए राजीव जी, एक तो इस सरकार में बड़ी अच्छी बात यह है कि ये अपने अपराधियों के साथ खुलकर खड़ी होती है, और इसको कोई बुराई समझता हो, मैं इसको एक अच्छा ही समझता हूं कि अगर उनका अपराधी है तो वो उसके साथ खड़े हैं, और दूसरा अगर शरीफ आदमी भी है तो उसके खिलाफ खड़े हैं। तो राजनीति में ये होना चाहिए, क्योंकि अब जो राजनीति का विषकाल चल रहा है, इस राजनीति के विषकाल में कोई मर्यादा, कोई संवैधानिक उत्तरदायित्व, कोई संविधान की मर्यादा, लोकतंत्र की लोक लिहाज, ये सब कुछ नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी मुझे अच्छी लगती है कि वो अपने अपराधियों के साथ खुलकर खड़े होते हैं और मजबूती के साथ खड़े होते हैं। उनके यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते हैं। हमारे राजनाथ सिंह जी पहले कह चुके हैं कि ये यूपीए नहीं है, एनडीए है, और यहाँ पर इस्तीफे नहीं होते। तो वो चाहे आशीष मिश्रा का मसला हो, चाहे वो टेनी जी का मसला हो, वो वहां इस्तीफे नहीं हुआ करते हो। पहले एक मेघवाल साहब हुआ करते थे, उनका भी इस्तीफा जो था वो नहीं हुआ था कुल मिलाकर के। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है भारतीय कि वो अपने अपराधियों के साथ खुलकर के खड़ी होती है। मुझे लगता है दूसरे लोगों को भी जो है इसका पालन करना चाहिए और अपने अपराधियों के साथ खुलकर के खड़ा होना चाहिए राजनीति के इस विषकाल में कुल मिलाकर के। अब सवाल ये है कि जो सोनिया गांधी के साथ किया जा रहा है या राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है, इसके परिणाम आने वाले दिनों में क्या होंगे। मुझे लगता है कि मोदी सरकार ये तय कर चुकी है कि 2024 में उसको मुकाबला जो है वो कांग्रेस से ही करना है निश्चित तौर पे, और इसलिए जो है वो सारी ये तैयारियां कर रही है। मुझको ऐसा लगता है। हो सकता है कि उनकी परियोजना कुछ और हो, किसी और योजना पे काम करते हैं। हो सकता है कि दूसरे लोगों को डराने चल रहे हो कि देखो कि हम सोनिया और राहुल गांधी को भी जब ईडी के दफ्तर बुला सकते हैं जांच के लिए, तो तुम लोग क्या हो, जो छोटे मोटे दल हैं, तो उनको डरा धमका के जो है फिर खामोश रहना 2024 में, वरना आने वाले दिन जो है वो अच्छे नहीं होंगे तुम्हारे लिए। तो ये भी एक संदेश देने की जो है कोशिश की जा रही है, और इसका असर जो है वो छोटे दल जो उनके ऊपर पड़ भी रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए कैसी जो है वो एकदम खामोशी सी छाई हुई है कुल मिलाकर के। पश्चिम बंगाल में भी खामोशी एकदम छा गई है। ममता बनर्जी बहुत तेज दिखाई पड़ती हुई, बोलती हुई, और इधर जो है एकदम से खामोशी सी आ गई है। तो ये सारा असर तो जो है मतलब जो छोटे दल है उनके ऊपर हो रहा है। लेकिन इसका फायदा जो मुझे कुल मिलाकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस इसका फायदा जो उठा लेगी। जनता के अंदर जो अब ये बात घर कर रही है कि इस भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ सकता है तो अब कांग्रेस ही लड़ सकती है, और कांग्रेस जो है वो मजबूत इस मामले में होती जा रही है। जहां जहां कमजोर थी, अब बाहर लोगों को लगने लगेगा कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी हो जाना है तो कांग्रेस को मजबूत करना होगा। ये मेरी अपनी राय, हो सकता है लोगों की कुछ राय अलग हो, बाकी लोगों की, चूंकि छोटे दल है उनकी अपनी अपनी राजनीति होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इन छोटे दलों को भी अगर जिंदा रहना है तो अब उनको भी इस रणनीति पर काम करना पड़ेगा कि 2024 में उनको अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ जो है वो एक किनारे रखने पड़ेंगे, और एक में लक्ष्य जो है वो ये तय करना पड़ेगा कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका आर्थिक साम्राज्य जो है वो बचा रहेगा। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले दरवाजे से समझौते कर लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को आप मदद कर देंगे, तो आपका आर्थिक साम्राज्य बचा रहेगा। लेकिन ये ऐसे लोग हैं नहीं कि जो मित्रता निभाएं। अगर ऐसा होता तो उद्धव ठाकरे के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो नहीं, तो उसके सहयोगी थे पुराने, 30 साल पुराना उनका गठबंधन था। तो जिनके साथ खुला गठबंधन नहीं है, जिनके साथ पिछले दरवाजे से गठबंधन है, तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ भी मुरब्बत करेगी किसी भी तरीके की। तो ये एक गलतफहमी है। अगर इन छोटे दलों को कोई गलतफहमी है तो इसको इनको निकाल देना चाहिए। कुल मिलाकर के जो बात है वो यही है। और बाकी अब ये है कि वो इस ईडी की जांच में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, तो निकालना कुछ नहीं है। ये मोदी जी को भी मालूम है और ईडी को भी मालूम है, और बाकी सबको भी मालूम है कि इसमें निकलना कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर के अभी जो 2024 तक जो है वो इस तरीके की ईडी जो बहुत सक्रिय रहेगी, क्योंकि वो आनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी का एक अघोषित तौर पे, तो उसको अपना काम करना है तो वो इस तरीके से अपना काम उसका जारी रहेगा और अच्छे तरीके से अपना काम अपना करेगी। कई राज्यों में सरकारें भी बदली जाएंगी, जहां जिन राज्यों में चुनाव है वहां कुछ इस तरीके से प्रबंध किए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन जाए। नहीं बने तो जोड़ तोड़ से जो फिर ईडी की सहारा लेकर के वहां सरकारें बनाई जाए। दूसरे दलों की स्पष्ट बहुमत की सरकारें बन जाती है तो उनको किस तरीके से गिराया जाए। तो ईडी अपना काम जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ करता रहेगा। जी ईडी अपना काम कर रही है और इधर भारतीय जनता पार्टी अपना काम। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या ये रिवाइवल का समय है? जरा ये समझना चाहूंगा धनंजय कुमार जी आपसे, क्या लगता है आपको? ईडी के दफ्तर में सोनिया गांधी, उससे पहले राहुल गांधी और सड़कों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता,
क्या ये सही वक्त है कांग्रेस के लिए? और जैसा कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, विपक्षी दलों में जो छोटे छोटे दल हैं वो डर के मारे दुबकते नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ मजबूती के साथ खड़ी नजर आ रही है, एक अकेली पार्टी जो खड़ी नजर आ रही है। और ईडी का डर, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या कहीं और, सब जगह एक ही हाल है। क्या कहेंगे, रिवाइवल? देखिए, रिवाइवल तो बिल्कुल है, लेकिन जो अभी छोटे छोटे दल जो दुबक के खड़े हैं, दुबक के नहीं खड़े हैं, वो सत्ता से चिपके हुए। दुबक के खड़े होते तो आरजेडी दुबक के खड़ी नहीं है, वो लड़ जाती है। बाकी ये जितने जो विपक्ष के चेहरे दिखते हैं छोटे दल, उसमें से ज्यादा स्टालिन को छोड़ दीजिए, टीआरएस को छोड़ दीजिए, तो ये सब जो है सत्ता के लिए चिपके हुए। जहां इनको लगेगा कि जो है सत्ता हमारी बचती है, उस तरह से बचाएंगे, तो ये बात है। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। हमें लग रहा है कि प्रोफेसर साहब राकेश स्वामी जी ने थोड़ी चर्चा की उस पर, थोड़ा और मैं दर्शकों के लिए, बाकी पत्रकारों को सब पता है, बहुत लंबे समय से नेशनल हेराल्ड का मैटर चल रहा है। नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार की शुरुआत जो है, हम जानते हैं कि शुरुआत की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, और आजादी से पहले की बात है। और आजादी की लड़ाई को मजबूत करने के लिए ये अखबार शुरू किया गया था 1938 में। थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं हल्का सा। और उस समय जो है इसके मेन कर्ता धर्ता वही थे, और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो कंपनी बनाई गई थी, उसी समय ये प्रकाशन संस्था बनाई गई थी। और इसमें नेहरू जी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल में थे, उन्होंने ही बेसिकली शुरू किया था। और 1942 में इसे अंग्रेजों ने बैन कर दिया था 1942 ईस्वी में। फिर वापस जो है 1945 ईस्वी में अखबार शुरू किया गया, और उसके बाद जो है 47 में जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था कि बाकी लोग अखबार चलाए, और अखबार चल रहे थे। फिर एक और प्रकरण इसमें जुड़ता है कि 1962-1963 में 1/3 एकड़ जमीन जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को लीज पे दी गई थी, ये कह करके कि आप इसका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं करेंगे इसकी बिल्डिंग का। और उसके बाद 2008 आते आते अखबार जो है बंद हो जाता है। अब देखिए, ये भी समझने की बात है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त, यूपीए की सरकार थी, और अखबार नहीं चला पाए, बंद हो गया अखबार। आज तो देखिए कि ये जो बड़ी बड़ी जो अखबार और चैनल चलाने वाले लोग हैं, भले आपका अखबार जो है बड़ी बुरी हालत में है, देश बंधु अखबार, लेकिन बाकी लोगों के देखिए किस तरह से चैनल दौड़ रहे हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। तो वो जो है अखबार जब नहीं चला, घाटे में चल रहा था, तो एक ये किया गया कि भैया ये विरासत है, क्योंकि आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ मैटर इसका है, तो इस विरासत को कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए कंपनी बनाई गई। कांग्रेस पार्टी ने उसमें लोन दिया, और वो सारा प्रकरण हुआ, बहुत ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाता। उसको सुब्रमण्यम स्वामी ने घोटाले से, विश्वासघात से जोड़ा। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरुआत की, कांग्रेस पार्टी को उसी समय उससे भिड़ना चाहिए था कि ये घोटाला कैसे है, जरा समझाओ, कोर्ट में ले जाना चाहिए वापस इस मैटर को। फिर देखिए कि जब से ये ईडी और बीजेपी की गवर्नमेंट आई है और ईडी चल रहा है, तब से संबित पात्रा ये सब कह रहे हैं 5,000 करोड़ की लूट की है सोनिया गांधी, और 5 करोड़ हजार की लूट जो है किस तरह है, कांग्रेस ने इस पे कभी जनता के सामने सवाल नहीं किया। कोर्ट में ये नहीं कहा कि भाई ये इसको बोलने की इजाजत कैसे, क्या फैसला हो गया है, क्या आरोप जो है जजमेंट है, जैसे स्वामी जी ने कहा, तो क्या आरोप जजमेंट हो जाएगा। और पब्लिक के सामने क्या क्रिएट हुआ, पब्लिक में इन्होंने सारे चैनलों के माध्यम से ये दिखा दिया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो भी है घोटाले में शामिल है, कोई ईमानदार नहीं है। अभी देश का मीडिया, देश के समाज को, जनता को ये बता रहा है कि विपक्ष में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ईमानदार है, सारे चोर हैं, देश की संपत्ति को लूट रहे हैं। लेकिन जनता ये नहीं देख पा रही है, क्योंकि उसको दिखाया नहीं जा रहा है कि भाई जब बीजेपी में वो ही व्यक्ति आ जाता है, आरोपित व्यक्ति, तो ईमानदार कैसे हो जाता है जी, सिंधे मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं जी, ईडी कहां चली जाती है उस वक्त। तो ये सारा प्रकरण जो है, मुझे लगता है कांग्रेस को एक बढ़िया मौका वापस मिला है कि कांग्रेस इसको दोनों तरीके से लड़े। जिस तरह से ये इस मैटर पे स्मृति ईरानी वाले मैटर पे, बार वाले मैटर पे कांग्रेस ने एग्रेसिव रूप लिया था, इस मैटर भी कांग्रेस को एग्रेसिव रूप लेना चाहिए। और जो
शांति, धरना प्रदर्शन और वगैरह वगैरह चीजें वो तो करेगी, लेकिन जो बकवास कर रहे हैं संबित पात्रा जैसे लोग, जो बकवास कर रहे हैं चैनल वाले लोग, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, आरोप को दोष साबित करके जो समझा रहे हैं पब्लिक को, उनके खिलाफ भी कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस को बड़ा एग्रेसिव होकर के लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी समय जो है कांग्रेस ने कि बार बार कांग्रेस ने देखा है कि उस पर झूठे आरोप लगे और सत्ता गवाई कांग्रेस ने। कांग्रेस बेईमान साबित हुई आरोपों में, लेकिन जब निर्णय आया कोर्ट का या जांच का, उसमें क्या साबित हुआ? 2G नहीं साबित हुआ, बोफोर्स नहीं साबित हुआ, कुछ नहीं साबित हुआ। आज तक कोई कांग्रेस के खिलाफ आरोप इस तरह के साबित नहीं कर पाई। तो ये जो आरोप को साबित कर देते हैं प्रूफ के तौर पे, ये पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा लेकर के चलने वाले प्रवक्ता या चैनल, उन पे लगाम लगाने की जरूरत है। कांग्रेस को एग्रेसिव होकर के उस पर लगाम लगाना चाहिए। बाकी धरना प्रदर्शन अपनी जगह है। अच्छा, एक बात और करके अपनी बात खत्म करूंगा। विपक्ष का मतलब ये मत समझिए छोटे छोटे दल जुड़कर के विपक्ष बनेंगे, ये मुझे 2024 में भी नजर नहीं आ रहा है। इसलिए अगर अमलेंदु जी कह रहे हैं कि 2024 में भी वो कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल तैयारी करें। वो जानते हैं कि लोकसभा में अगर कोई उनको झटका दे सकता है तो कांग्रेस दे सकती है, और कांग्रेस को कमजोर बनाना इसलिए जरूरी है कि जब कांग्रेस कमजोर हो जाएगी तो 2024 में उनको आसानी से सत्ता मिल जाएगी। लेकिन मुझे एक और डर लग रहा है राजीव जी, वो डर ये है कि अगर 2024 में सरकार इनकी वापस बन गई तो श्रीलंका में जैसे जयवर्धने भागे ना, वहां तो कंगाली आ गई थी, जनता सड़क पे आ गई थी इसलिए कि आर्थिक व्यवस्था पूरी चौपट हो गई थी। लेकिन यहाँ स्थिति ये बनेगी कि इनके अंतर विरोध इतने बढ़ जाएंगे, इनके खिलाफ जनता इस तरह से खड़ी हो जाएगी। ढेर सारे मुद्दे, तो चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, जो नौकरी का मुद्दा हो, सारे मुद्दे मिलकर के, महंगाई का मुद्दा हो, इनको भागना होगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा जनता को। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी, देखिए क्या होता है, विपक्ष जो है जनता को सड़क पे उतरने में एक विपक्ष रोल निभाता है कि भैया हम हैं आपकी तरफ से लड़ने के लिए। तो जनता को तसल्ली होती है कि विपक्ष है। लेकिन जब विपक्ष को जिस तरह से ये खत्म कर रहे हैं तो जनता सीधे सरकार से भिड़ेगी, और 2024 के पहले कांग्रेस भिड़े, नहीं तो जनता तैयार है। और आपने जो कहा कि 74 में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो इस बार जब जनता आएगी तो जनता पार्टी वाली जनता नहीं आएगी, सचमुच की जनता आ जाएगी। जी राजीव जी, तो बहुत सारी बातें, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे थे कि अगर सरकार रिपीट होती है 2014 में तो तय मानिए कि श्रीलंका वाली स्थिति। जरा समझना चाहूँगा एक बार, मैं जान रहा हूँ कि समय भी खत्म हो रहा है। प्रेम कुमार जी, क्या समझते हैं आप 2024, हालांकि अभी हम लोग 2022 में हैं, 2022 में जो कुछ चल रहा है उस पर चर्चा कर रहे हैं। जरा 2022 से 2024 के बीच का जो सफर है, जो रास्ता है, वो कैसे तय होता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी नजरों में, प्रेम कुमार जी? अनम्यूट कर लीजिए। जी राजीव जी, धनंजय कुमार जी की बात से मुझे अंदर से एक आवाज निकल रही है, इजाजत हो तो मैं बोलूं, और क्षमा के साथ में धनंजय जी थोड़ा उद्गार है, बोल लेता हूं। वो ये कि मुझे लगता है कि 2024 तो जीत ही जाना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जीत जाएंगे 2024 तो आपने वो हालात बताए कि श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे, जनता आएगी, वो अब हम बोलना नहीं चाहते कि घर जलाएगी कि क्या करेगी, क्या और क्या कर सकती है। तो हमें तो लग रहा है कि 2024 उनको केक वॉक दे दिया जाए कि भाई आ जाइए नरेंद्र मोदी जी। खैर ये हंसी खुशी की बात हुई, मजाक वाली बात हुई, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 हर लोकसभा जो चुनाव होता है वो बहुत पहले प्रेडिक्टेबल नहीं होता है। बहुत पहले हमेशा सत्ता अपने लिए प्रेडिक्ट करती है, क्योंकि उसको वो हमेशा दिखाती कि विपक्ष तो एकजुट है ही नहीं। आप बताइए ना, मनमोहन सिंह जी जब सरकार में थे तो जब तक नरेंद्र मोदी जी को नहीं लाया गया तो किसको यकीन था कि बीजेपी फिर से सत्ता में आ जाएगी। लोगों को लगता था कहाँ से सत्ता में आएगी, वही हिंदी पट्टी, वही सीमित इलाकों में रहने वाली बीजेपी। लेकिन 2013 के बाद और अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि में जिस तरीके से एक तकनीकी का उपयोग हुआ, तकनीक का बोलिए,
और पूरे देश में एक अलग किस्म की प्रचार शैली के साथ उसने भारतीय राजनीति में एक नए किस्म का प्रचार जो है आया। और मुझे लगता है जैसे युद्धों के बारे में कहा जाता है इतिहास में कि युद्ध तब वही जीतता है जिसके पास इनोवेटिव हथियार होते हैं, वही फिर बदलता है, नया इतिहास लिखता है। अब इस क्षेत्र में राजनीति में जो इतिहास बदला गया वो प्रचार तंत्र के जरिए इतिहास बदला गया, और वो प्रचार तंत्र क्रमशः इतना मजबूत होता गया कि आज उसके सामने सब असहाय नजर आते हैं। सच बोलने वाला कहता है कि हमारा सच सामने नहीं आ पा रहा है, और झूठ बोलने वाला बोलता है कि वही सच है। तो ये हम उस स्तर पर पहुंचे। तो अब इस लड़ाई को जीतने के लिए, 2024 को जीतने के लिए, इसका जवाब अगर हम लेकर नहीं आते हैं, अगर अंग्रेज पिस्टल लेकर आए थे, तो खाना लेकर आए थे, तो यहाँ के राजाओं के पास जवाब नहीं था। उसी तरीके से आज नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के पास जो कुछ है उसका जवाब देने के लिए हमारे पास प्रचार तंत्र के माध्यम में विपक्ष के पास में क्या होगा। हमारे पास इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम विपक्ष की आवाज रख रहे होते हैं। तो विपक्ष के पास क्या होगा ताकि उसके झूठ को, उसके विपक्ष के सच को दबाया ना जा सके, सत्ता के झूठ को छिपाया ना जा सके, इसके लिए विपक्ष के पास क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें चूंकि डिसएडवांटेज ये है कि विपक्ष के साथ आज देश का कोई उद्योगपति नहीं खड़ा है। तब विपक्ष के साथ देश का उद्योगपति खड़ा हो गया था। भाई टाटा ने जिस समय संकेत दिया था कि कांग्रेस के खिलाफ होने का, बोलने का, वो उल्फा वाला प्रकरण के बाद में उसी समय से टाटा ने कांग्रेस की लॉयल्टी छोड़ी और बाकी उद्योगपति इकट्ठा होने लगे। और एक मौका आया जब अंबानी, अडानी, टाटा सब जो है एक तरफ से बीजेपी के लिए बोल रहे थे। उस समय हम याद करेंगे कि वो मारुति वाला प्रकरण हुआ था टाटा के खिलाफ, पश्चिम बंगाल में जो रिएक्शन हुआ, वो जाके गुजरात में गए और कैसे कैसे उनकी नजदीकी बढ़ी। यानी एक तरह से सारा वातावरण जो है वो बीजेपी के साथ देने लगा। आज भी देश में निश्चित रूप से 2-4 उद्योगपति बड़े हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, लेकिन देश के उद्योगपतियों का, उद्योग जगत का बुरा हाल है। स्टार्टअप के नाम पर भी कुछ खड़ा नहीं हुआ है। तो ये वो एरिया है जहां से उद्योगपतियों में अगर बगावत होगी इस सत्ता के खिलाफ कि नहीं, ये जो है 2 लोगों की पॉकेट को मजबूत करने वाले हैं, ये स्वदेशी का मंत्र मजबूत करने वाले नहीं है, तो वो अलाइनमेंट विपक्ष के साथ होगा। लेकिन कैसे होगा, ये उनके ऊपर भी डर है, उनके ऊपर भी खौफ है। तो विपक्ष को लगातार जब ये आंदोलन में रहेंगे, लगातार जब जनता से इंटरेक्ट करेंगे, एक इकोसिस्टम, एक एनवायरनमेंट, जैसे अन्ना आंदोलन का एनवायरनमेंट का फायदा मिला उनको, वैसे ही एक आंदोलन का एनवायरनमेंट जब तक इस माहौल को गर्म नहीं करेगा, तब तक जो सपोर्ट करने वाली जो सिस्टम होती है किसी राजनीति को, वो मजबूत और खड़ी नहीं हो पाएगी। इसलिए हम ये मानते हैं कि 2024 में अभी से आकलन कर लेना कि सब कुछ खत्म है, ऐसा नहीं है। ये वक्त है जब वो इकोसिस्टम फिर से पैदा हो सकता है। जब 13 के बाद में 14 जीता जा सकता है, तो अभी 22 के बाद में 24 क्यों नहीं जीता जा सकता है, ये बात मैं कह रहा हूं। बिल्कुल जी धनंजय जी। बिल्कुल प्रेम भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है, और ये हंसी मजाक की बात है, ये मेरे मन की बात है या जो कहे कि देखिए मैं जो देख पा रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति बनती है, हो सकता है, बिल्कुल सही है, हाइपोथेटिकल है कि अगर 2024 में ये आते हैं, तो मैंने इसलिए कहा श्रीलंका वाली स्थिति कि इनके पास जनता से कुछ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, कोई संवाद इनके पास नहीं, क्योंकि लोकतंत्र को खत्म करके जनता पे विश्वास इनको नहीं रहा। इसलिए हर जगह जहां हार जाते हैं वहां भी सरकार बना लेते हैं ईडी सीबीआई की मदद से या उद्योगपतियों की मदद से, यानी जनता का अनादर करते हैं। और इसलिए कि अब एकमात्र इनके पास जो मुद्दा बचा हुआ हिंदू मुसलमान, अगर ये भी फेल हो गया तब क्या होगा, तब वही होगा जो श्रीलंका वाली हालत हुई है। ये मैं कहना चाह रहा था जी, कंटिन्यू करें। धर्म, संप्रदाय, इन तमाम मसलों पे तो खैर
बीजेपी जो है उसकी एक अलग राजनीति, अलग क्या, यही राजनीति, मूल राजनीति वही है और अभी भी वही करने की कोशिश। लेकिन यहाँ जो बात उद्योगपतियों की कर रहे थे प्रेम कुमार जी, ये महत्वपूर्ण बात थी। जरा प्रोफेसर रविकांत जी के पास आऊं, लेकिन रविकांत जी से पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास में। जो उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, सिंगूर की घटना का जिक्र भी कर रहे थे कि कैसे वहां ये लखटकिया कार, आपको याद होगा, छोटी गाड़ी टाटा की, उस प्रोजेक्ट का विरोध कर रही थी ममता बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद उनको लेकर के आए थे नरेंद्र भाई जी। नरेंद्र भाई के समर्थन में टाटा, अदानी, अदानी उस समय बहुत छोटे थे, अंबानी सब। और मुझे याद है कि वाइब्रेंट गुजरात नाम का कार्यक्रम हर साल शुरू हुआ था और वहीं से नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र भाई कह करके, वहाँ भाई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उद्योगपति अंबानी हो या टाटा हो या बाकी तमाम जो उस समय के थे उद्योगपति, ये लोग यही कह करके कि ऐसा नेता होना चाहिए जो एक ब्राइट फ्यूचर दे रहा है अपने स्टेट में, और इसीलिए सिंगूर से हमको यहाँ लेकर के आया है और ऐसे ही उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रहा है। क्या कहेंगे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या विपक्ष, उसमें भी राहुल गांधी जो आज भी अदानी अंबानी की बात कर रहे हैं, लगातार दो उद्योगपतियों का नाम ले रहे हैं, इस कांग्रेस के सामने कोई तीसरा उद्योगपति एक विकल्प के रूप में, क्योंकि सही बात है जो प्रेम कुमार जी जिस दिशा में इस डिबेट को ले जा रहे हैं और जो बात रख रहे थे बहुत महत्वपूर्ण, कि सरकार बनाने के लिए उद्योगपति जो हैं उनका साथ, उद्योगपतियों का साथ जरूरी है। यहां जिस अंदाज में राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है कि उद्योगपति और कोई तीसरा, चौथा, पांचवा सामने आएगा? देखिए, उद्योगपतियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक वो जो कि लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर्स हैं और दूसरे जो अनलिस्टेड कंपनीज के प्रमोटर्स हैं। हम लोग जिनका संदर्भ ले रहे हैं वो लिस्टेड कंपनीज के प्रमोटर्स हैं और बीजेपी सरकार का फुल प्लान्ड एक्टिविटी है, क्योंकि वो डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, क्योंकि वो विनिवेश करना चाहती है, इसलिए वो कॉर्पोरेट टैक्स को कम करती है जिससे कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़े और शेयर मार्केट में कंपनियों के दाम बढ़े, जिससे वो डिसइन्वेस्टमेंट कर पाए। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं और जो प्रमोटर्स हैं, देखिए आपने 74-76 की बात की, मैं उस समय एमबीए करके जयप्रकाश जी के आंदोलन में पार्टिसिपेट भी किया था और मैंने वो फिजा देखी थी जबकि जनता पार्टी के लोग चादर बिछाते थे, लोग अपने जेबों से पैसे निकाल निकाल के चादर को भर देते थे। देखिए, एक तरफ वास्तविकता में जो ये राहुल गांधी की नीति है और जो रणनीति है, ये रणनीति बिल्कुल उचित है, क्योंकि इस प्रकार आप देखिए जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 गुने बढ़ गए हैं और जो एमएसएमई है और लिस्टेड कंपनीज हैं जो डेट में ज्यादा बिलीव करते हैं, उनके प्रॉफिट्स खत्म हो गए हैं और उनका एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल खत्म हो गया। तो वास्तव में जो दरार है उद्योग समूहों की है, लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनीज के उसको उजागर करना बहुत आवश्यक है। और अगर 2024 का कोई विपक्षी कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता, केवल हरा सकती है जनता। और मुझे लगता है कि जो अंडर करंट है, मैं बहुत ज्यादा निराशावादी नहीं हूं, मुझे लगता है कि जनता धीरे धीरे जागृत हो रही है। जितने भी नैरेटिव आज तक बने हैं, चाहे वो मायावती जी का नैरेटिव बना हो या मुलायम सिंह यादव जी का बना हो या लालू यादव जी का बना हो, नैरेटिव की जो सीमा होती है वो 10 से 15 साल होती है। मोदी जी के 9-10 साल अब होने वाले हैं और 10 साल इसकी सीमावधि है। उसके बाद जनता जागृत हो जाती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान परोसा जाता है और लोगों के दिमाग को अपने कब्जे में किया जाता है, उसकी अवधि खत्म होने वाली है। और मेरे कांग्रेस की केवल एक वीकनेस है, वो ट्विटर पे लड़ रही है, वो प्रेस पे लड़ रही है, उसके प्रवक्ता ओजस्वी बातें कर रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। व्हाट्सएप सबसे बड़ा वीक पॉइंट कांग्रेस का है, अगर उसको निपट ले तो 2024 में जो आपके परिणाम आएंगे वो बिल्कुल उलटफेर करने वाले होंगे। बहुत बड़ी बात यहां रख रहे हैं और 2024 नजरें टिकी हुई हैं सबकी 2024 पर। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, इस वक्त कांवड़ का दिन है, कांवड़ आज शायद वो खत्म हो रहा है और कई जगह फूलों की वर्षा और उस बारिश में आप और हम सब ने देखा कि किन किन लोगों ने फूलों की बारिश की। कुछ जगह एक पैगाम ये भी आया कि शिक्षक जो हैं वो जाकर कांवड़ियों के पैर दबाएं, ऐसा पैगाम भी सुनने को मिला।
कितना सच है कितना झूठ है ये सब यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सामाजिक पक्ष, व्यापारिक पक्ष जो है उसकी चर्चा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी से हम कर रहे थे। सामाजिक पक्ष को भी मजबूत करने की कोशिश लगातार हो रही है और इस पक्ष से भी कई बार नकारा जा रहा है राहुल गांधी को, कांग्रेस को। क्या ऐसे में कांग्रेस को आशावादी होना चाहिए? जरा आप समझाइए कि क्या जो सामाजिक पहलू है, राजनीति का बहुत बड़ा पक्ष होता है और उद्योग वाला पक्ष तो बहुत ही मजबूत पक्ष होता है वो भी, लेकिन सामाजिक पक्ष जिसमें कि जनता आती है का पैगाम होता है, क्या कहेंगे, किस ढंग से देखते हैं इसको? देखिए राजीव जी, ये देश गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह का है और मैं स्वाधीनता आंदोलन को ही अगर याद करूं, और प्रेम कुमार जी ने बड़ी अच्छी बात की और धनंजय जी ने, कि खास करके जब हथियार बदलता है और 14 में जो परिवर्तन हुआ वो एक नए प्रचार तंत्र के जरिए हुआ और इस समय की जो सत्ता है वो बहुत मजबूत है और अपने विपक्ष के लोग हों या और जो प्रतिपक्ष में लोग खड़े हों जो उनकी नीतियों को उजागर कर रहे हैं, प्रतिपक्ष का मतलब विरोधी होना नहीं, उन लोगों को जिस तरह से ये सरकार ठिकाने लगा रही है, अब एफआईआर से लेकर के और जेल भेजने के माने कई उदाहरण हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता यहां। लेकिन एक चीज आप याद कीजिए, वो भी एक ब्रिटिश हुकूमत थी जिसके बारे में कहा जाता था कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता, दुनिया के कई देशों में जिनकी औपनिवेशिक सत्ता थी, लेकिन उनके जरिए जो हिंदुस्तान का आर्थिक पतन हुआ, जहां से उन्होंने शोषण करना शुरू किया और ब्रिटेन जो लेकर के जा रहे थे, तो साल दर साल अकाल बढ़ने लगे, लोग भूखों मरने लगे और वही लोग जो अब गरीबी बदहाली झेल रहे थे, जो बटे हुए थे तमाम तरह के समाजों में, वही लोग कोट एंड कोट एक ऐसे अर्धनग्न फकीर के पीछे खड़े हो जाते हैं जो खुद कहीं इंग्लैंड और अफ्रीका होते हुए भारत में दाखिल होता है। गुजरात से ही मैं गांधी की बात कर रहा हूं, सारा जनमानस गांधी के पीछे खड़ा हो जाता है। और अंग्रेजों के क्या उस समय दलाल नहीं थे या उनके गुलाम नहीं थे क्या? तमाम राजे रजवाड़े से लेकर के, और उनकी कितनी लंबी फेहरिस्त है। पॉलिटिकल पार्टीज में देखिएगा तो सावरकर और जिन्ना दोनों कांग्रेस अंग्रेजों के पक्ष में खड़े हुए। एक कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, अंबेडकर साहब का एक अलग आंदोलन चल रहा है, माने उस स्वाधीनता आंदोलन के भीतर के भी अंतर्विरोध, लेकिन बावजूद इसके ये सारा देश अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए उनको न सिर्फ पराजित करता है, उनको मजबूर होना पड़ता है इस देश से बाहर निकलने के लिए और हमको आजादी मिलती है। तो ये वो देश है। इसलिए अगर आर्थिक हालात इतने बदतर होते हैं, महंगाई जहां पहुंच रही है, बेरोजगारी का जो हाल है, और किसी समुदाय को आप इतना दबा रहे हैं कि वो कब तक दबेगा? दलितों के साथ जो हो रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जो अपनी समस्याएं हैं, तो ये इन हालातों में मुझे लगता है कि ये जो जनता है वो ऐसी सर्वशक्तिमान सत्ता के खिलाफ खड़ी होगी। हां, ये जरूर है कि अभी उसको एक लोकतांत्रिक माध्यम मिला हुआ है, उसको लगता है कि 5 साल के बाद एक मौका मिलेगा, बटन के जरिए हम बदलेंगे। और उसी आखिरी साल में जो रेवड़ियां बांटी जाती हैं, अब मोदी जी तो कह रहे हैं कि साहब ये बड़ा खराब कल्चर है, लेकिन शुरू किसने किया अब उनसे ही पूछा जाए। और वहां से लेकर के चुनाव जिस तरीके से मैनेजमेंट में तब्दील हो गया है वो, लेकिन आखिर सही कहा अखिल स्वामी जी ने कि ये कब तक चलेगा, एक सीमा होती है हर चीज की। तो उसके बाद लोगों का खड़े हो जाना, और राहुल गांधी की जिस तरह से छवि थोड़ी सी उभर करके आ रही है, और यही वजह है कि लगातार उनको डिफेम किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के और पहले से राहुल गांधी जो सवाल खड़े करते रहे हैं वो सामने दिखा है। राहुल ने जब कहा
कि आर्थिक बदहाली इस देश में होगी, या कोरोना में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए थे, सरकार कान बंद करके आंख बंद करके बैठी हुई थी, या अभी जो सांप्रदायिक विभाजन पर उन्होंने कहा कि लगता है कि पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया गया है, बस एक चिंगारी की जरूरत है, और वो नूपुर शर्मा के बयान के बाद देखा भी गया। तो राहुल गांधी की जो छवि सुधर रही है, उनको पप्पू तो बना ही दिया गया था, लेकिन अब लोगों की नजर में आ रहा है कि वो एक बुद्धिमान नेता हैं, वो देश के हालातों को समझ रहे हैं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं, बेशक कंटिन्यूटी नहीं है, अचानक मुद्दों को लेकर के आते हैं वो फिर गायब हो जाते हैं, ये कमजोरी है। या अभी ईडी वाले इशू पर वो खड़े होते हैं, उनके तमाम कार्यकर्ता खड़े होते हैं, लेकिन इतनी ही मजबूती के साथ वो बेरोजगारी, महंगाई, दलितों का उत्पीड़न और मुसलमानों का उत्पीड़न, इन मुद्दों पर वो उतनी मजबूती के साथ नहीं खड़े होते, उनको होना चाहिए। अगर ये होता है, राहुल गांधी जिस तरह का ट्वीट करते हैं, अंबानी व अडानी को सीधे तौर पर घेरते हैं, अगर वो चीज सड़क पर दिखाई देने लगे तो मुझे लगता है कि परिदृश्य बदलेगा, क्योंकि ये देश अभी 75 साल में हैं हम। 75 साल पहले लोगों ने जिस इतिहास को पढ़ा था और जो जाना है, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और जो प्रचार का तंत्र भी है, वो भी आप देखिए, लोगों ने टेलीविजन और अखबार छोड़ दिया। उनको मालूम है कि पहले के 3 पृष्ठों में क्या है, टेलीविजन पर क्या आ रहा है। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कई साल से टेलीविजन नहीं देखा होगा, छोड़ दिया। यूट्यूब चैनल जिस तरीके से सामने आ रहे हैं और उनकी जो विश्वसनीयता है, लाखों लोग अब इसको देखना पसंद करते हैं, उनको मालूम है कि सच कहां होगा, और ये जो चैनल है वो केवल झूठ परोस रहे हैं, ये लोग कहते हैं। तो ये जो बातें अब सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि यही एक उम्मीद की किरण है प्रचार तंत्र के लिए भी, और जो देश की बदहाली है वो जनता को जगाने का काम करेगी। और राहुल गांधी की जो इमेज बन रही है, कांग्रेस पार्टी का जो इधर सक्रियता है, वो हो सकता है कि वो उसमें जान फूंकने का काम करे, और स्वतः और पार्टी की अपनी सक्रियता, ये सारी चीजें मिलकर के एक नए सत्ता संघर्ष और एक नए समीकरण का निर्माण करे 2024 में। 24 आशावादी हैं हमारे तमाम साथी जो 2024 को देखिए। दोस्तों, हम किसी के खिलाफ यहां बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ एक जो उम्मीद है, जनता की उम्मीद, वो कहां क्या हो सकती है उसका जिक्र कर रहे हैं। राजनीति अपने अंदाज में सब करते हैं, करते रहें। राहुल गांधी किस ढंग से मजबूत हो रहे हैं और राहुल गांधी की मजबूती क्यों चाहिए, इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। चर्चा इसलिए भी क्योंकि अगर विपक्ष ही सही, लेकिन विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। विपक्ष अगर आज मजबूत है तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में होती हैं। जैसे घोड़े को लगाम की जरूरत होती है, बेलगाम घोड़ा आपको आपकी सवारी या आप उसकी सवारी कितना करेंगे ये आप सब समझ सकते हैं। तो इसीलिए घोड़े को लगाम की जरूरत होती है। तो इसी ढंग से सरकार को भी लगाम की जरूरत, और उसके लिए मजबूत विपक्ष, चाहे सत्ता पक्ष में कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बात यहाँ ये भी जरूरी है कि जो कुछ चल रहा है वो क्या होना चाहिए, क्या बेरोजगारी इस कदर बढ़नी चाहिए, क्या महंगाई इस कदर बढ़नी चाहिए, अग्निवीरों का जो आंदोलन हुआ क्या उस ढंग से अग्निवीर जो हैं, जो अग्निवीर बनेंगे, अभी बने नहीं है, अग्निपथ योजना, उस योजना को लेकर के लोगों ने क्या कहा, यहीं पे अब हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे हम लखीमपुर खीरी का, वहाँ जो कुछ हुआ। और लखीमपुर खीरी की घटना से हम अगर देखते हैं यहाँ ईडी के दफ्तर को भी, तो भी आप समझ रहे हैं कई बार बातें होती हैं सीजेआई की, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो पैगाम देते हैं वो उससे इतर क्या बातें अदालतों में हो रही हैं। तो बहुत कुछ है जिस पर फिर कहने को आता है कि शायद जनता ये कहे कि सिंहासन खाली करो। तो इसलिए चर्चा ऐसी होती है, होनी चाहिए। बहुत सारे साथी, ये बात इसलिए कह रहा हूं, हमारे पांचों साथी शायद सोच रहे होंगे कि ये क्या कह रहे हैं आप, लेकिन इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग कहते हैं कि आप बैठ करके सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष की आवाज बुलंद करते हैं। बिल्कुल, हमारे साथी प्रेम कुमार जी ने कहा कि हम बैठे हैं विपक्ष की बात करने के लिए, हम सत्ता पक्ष की बात करने के लिए नहीं। सत्ता पक्ष की जो बातें हैं, अच्छी बातें हैं, वो हम रखते हैं। उज्ज्वला योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन कहां तक है ये चर्चा तो होगी।
क्या लोगों तक पहुंच पा रही है? 80 करोड़ लोगों को आप अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज मुफ्त में दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 80 करोड़ लोग 8 साल में 60 करोड़ पे आ पाए क्या? भी कम से कम कुछ नहीं तो 10 करोड़ लोगों को आप गरीबी योजना से बाहर निकाल पाए क्या? ऐसे सवाल तो होंगे, और ऐसे सवाल अगर किए जाएंगे तो चुभेंगे, लेकिन फिर भी सवाल पूछे जाएंगे। आखिरी कमेंट चाहूंगा अमलेंदु उपाध्याय जी, फटाफट, उसके बाद में इस कार्यक्रम को माफी चाहूंगा कि थोड़ा बढ़ गया है और इसलिए बढ़ाना जरूरी, क्योंकि बहुत ही गंभीर चर्चा हो रही थी। एक तरफ उद्योग जगत क्या कुछ कहता है, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनियां कैसे देखेंगी पक्ष को विपक्ष को, बहुत ही सलीके से समझाया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने। और दूसरी तरफ जो हमारा सामाजिक हमारी संरचना है और उसमें गांधी जी का योगदान से लेकर के आजादी की लड़ाई से लेकर के आज जो कुछ चल रहा है और विपक्ष की जो लड़ाई है उसकी बातें बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोफेसर रविकांत जी रख रहे थे, और हमारे बाकी दोनों पत्रकार साथी अपनी बात अपने अंदाज में हमेशा कहते रहे हैं। तो अमलेंदु उपाध्याय जी, प्लीज आप अपनी बात रखिए और इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाएंगे। देखिए राजीव जी, एक तो जहां तक उद्योग जगत का सवाल है, मुझे लगता है कि उद्योग जगत खुलकर के अब किसी के पक्ष में सरकार के खिलाफ जो है वो आने की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि है कुल मिलाकर के, क्योंकि जिस तरीके से कानूनी तौर पे बाड़ेबंदियां की गई हैं, तो उस समय उद्योग जगत के सामने एक ही सवाल है कि किस तरीके से खुद को सर्वाइव करे और किस तरीके से खुद को बचाए, या फिर जो दो मित्र जिनका बार बार राहुल गांधी नाम लेते हैं उनके आगे सरेंडर कर दे और उनको अपनी संपत्तियां सौंप दे। देखिए, इमरजेंसी के बाद जो माहौल बना था उसमें उद्योग जगत जो था उसका एक पक्ष जो था वो खुल करके विपक्ष के साथ में था, और इसलिए साथ में था कि कांग्रेस के साथ जो थे वो टाटा और बिरला समझे जाते थे, और उसके खिलाफ जो थे साहू जैन और जो थे जो जिनके बड़े कहा जाए कि वो थे अखबार भी थे उनके, तो वो जो थे नेतृत्व कर रहे थे उस धड़े का, तो वो उनके साथ में आ गए थे। आज वो स्थिति जो मुझे लगता है कि नहीं है कि कोई साहू जैन तरीके से जो निकल करके और वो आए और राहुल गांधी के साथ में आके खड़ा हो जाए कि जो है ये उद्योग कराना चाहते हैं। लेकिन उद्योग जगत साथ में आए या ना आए, अगर जनता तय कर लेती है तो पैसा फिर समस्या नहीं रहता है, क्योंकि जैसा बता रहे थे अखिल स्वामी जी, इमरजेंसी में देखा कि लोग जाते थे जनता पार्टी के नेता और छोरी फैलाते थे, जनता अपनी छोरी भर देती। हमने भी देखा है, उसके बाद भी देखा है कि जनता जो थी वो छोरी भर देती थी। तो ये समय भी एक तरीके से आएगा, ऐसा नहीं है कि जनता जो है जो आज आ जाएगी, मुझे लगता है जनता आज आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए अभी तो लोगों को कुछ निकल रहा है, 18 जुलाई से ही जो है खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगना शुरू हुई है, 5% शुरू हुई है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो खाने पीने की तमाम चीजों पर पड़ गया है। जो अब कहा तो ये गया था जो पैकेज पदार्थ है उनके ऊपर लगेगा, लेकिन वो महंगाई तो जो सबके ऊपर पड़ रही है, चाहे पैकेज हो चाहे अनपैकेज हो। अब छोटे छोटे दुकानदार जो है वो अपनी सुविधा के लिए 1 किलो या 2 किलो के पैकेट बना करके बेच लेता, वो भी जीएसटी की लाइन में आ गए सब मिला करके। तो ये जो जीएसटी जिस तरीके से आम जनता को अब परेशान कर रही है और जो महंगाई का जो ग्रास बढ़ रहा है, और ये आकर के जिस तरीके से इसके असली रिजल्ट जो 2 महीने के बाद जब आना शुरू होंगे, कुल मिलाकर के जो खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी शुरू हुई है, तो इसका जो है आम जनता के जीवन के ऊपर जबरदस्त तरीके से बुरा असर पड़ेगा। और फिर जो महंगाई का जो दंश है वो जनता को जब जसेगा तो फिर कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाना और हिंदू खतरे में है, ये सब चीजें फिर चल नहीं पाएंगी, क्योंकि हिंदू खतरे में है, निश्चित तौर पर हिंदू खतरे में है। हम भी मानते हैं कि सरकार में हिंदू खतरे में बहुत जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल ये तय बात है। सरकार मोदी सरकार जब से आई है हिंदू बहुत ज्यादा खतरे में है, और हिंदुओं को बचाना जो है सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हिंदुओं को किस तरीके से बचाया जाए, और हिंदू तभी बचेगा जब ये सरकार जो जाएगी, वरना हिंदू नहीं बचने वाला है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रहार जो हिंदुओं पे ही कर रहे हैं। अब खाद्य पदार्थों में जीएसटी लगाई है तो ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान जीएसटी देगा हिंदू जीएसटी नहीं देगा, तो हिंदू भी देगा। और हिंदुओं की आबादी बहुत ज्यादा है, 84% हिंदू है, तो जीएसटी 84% हिंदुओं से जाएगी, तो हिंदू तो बहुत ज्यादा खतरे में। तो हिंदुओं के जागने का समय आ गया है निश्चित तौर पर। हम भी चाहते हैं हिंदू जगे, और बहुत जल्दी जगह हिंदू। अगर उसको हिंदुओं को बचना है तो इस सरकार की विदाई हिंदुओं को तय करनी पड़ेगी। तो ये जो चीजें होंगी राजीव जी, हिंदू ही जो है वो इस देश को बचाएगा। मुसलमानों के बस का कुछ नहीं है कि वो हिंदू इस देश को बचाने, उन्हें बचाना भी नहीं चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। हिंदुओं की ही जिम्मेदारी है वो इस देश को बचाएं, और मुझे लगता है हिंदू अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे और 2024 में देश को बचाने के लिए काम करेंगे। जी राजीव।
2024 की बात, लेकिन गुजरात का जिक्र हम कर रहे थे। हमारे एक साथी कह रहे थे कि आप गुजरात की बात आई तो आपने आज 31 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, और 50 से ज़्यादा लोग जो हैं हॉस्पिटलाइज हैं। ये वही गुजरात है जहां शराब बंदी है। तो ये सोचिए ज़रा, ऐसी हालत बिहार में भी है। बिहार में भी शराब बंदी है और बिहार में भी बहुत सारी खबरें बिहार से भी ऐसी ही आती हैं। तो शराब बंदी वाले राज्यों में अगर शराब, वो भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, तो प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? बिहार में भी सरकार डबल इंजन की है और गुजरात में भी सरकार डबल इंजन की है और देश में भी सरकार डबल इंजन की है। जरा सोचिए। हमारे एक साथी और लिख रहे हैं कि आप लोगों को तो, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन धरातल पर देख करके तो ऐसा नहीं लगता है। चलिए 2024 की बात करेंगे, और हम नहीं कह रहे हैं कि कौन आ रही है कौन जा रही है। हम बस ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है उसका विश्लेषण कर रहे हैं। सोनिया गांधी ईडी के दफ्तर में कल फिर रहेंगी, हम चर्चा फिर करेंगे, और कल भी नजरें रहेंगी कि सड़कों पर क्या हो रहा है, कल भी नजरें रहेंगी कि संसद में क्या हो रहा है। देखिए क्या समय है कि संसद भी चल रही है, और इस सेशन के बाद जैसा मोदी जी चाहते हैं उस आधार पर अगर बताऊं तो अगला विंटर सेशन जो होगा वो सेंट्रल विस्टा में बन रहे शानदार संसद भवन के अंदर होगा। तो चलिए वो भी देखेंगे, लेकिन कल क्या कुछ सड़कों पे होगा उसकी चर्चा कल करेंगे। अभी बहुत धन्यवाद देता हूं, माफी चाहूंगा आप लोगों से, आप लोगों का ज्यादा वक्त लिया, लेकिन बहुत ही शानदार बातें आप लोगों ने रखी, बहुत ज्ञान परक बातें और ऐसी बातें जिससे बहुत सारी जानकारियां मिली। आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, धनंजय जी और साथ में हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी, आप पांचों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और तमाम साथी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने विचार यहाँ रख रहे हैं। और दिनेश सिसोदिया जी कह रहे हैं मोदी सरकार का ग्राफ गिर रहा है। अभिनव राज कह रहे हैं यू आर आवर रियल हीरो। राजीव सर, इस दौर में भी ऑनेस्ट जर्नलिज्म के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं आपको दिनेश जी। और साथ में हमारे साथी असलम चिश्ती कह रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से विश्लेषण करते हैं डीबी लाइव के पत्रकार, अगर सोचने बैठे दिमाग काम करना बंद कर देता है। ईडी का दुरुपयोग मुल्क के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं असलम चिश्ती जी कि जांच एजेंसियों का, किसी भी जांच एजेंसी का दुरुपयोग, या कहें तो अगर आपके पास ताकत है तो उसका दुरुपयोग अगर कर रहे हैं आप तो वो घातक है। एक कहानी है हिंदू मैथोलॉजी में, और भस्मासुर कहते हैं। ये भस्मासुर की कहानी आपने सुनी होगी। ये भस्मासुर जो हैं शिव जी, आज शिव जी का दिन है इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बहुत लोगों को इस कहानी के बारे में पता हो, बहुत लोगों को नहीं पता हो। जैसे दुरुपयोग की बात असलम भाई ने रखी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शिव जी, ये जो भस्मासुर हैं, उसने शिव जी की खूब तपस्या की। उसके बाद शिव जी ने कहा कि वरदान मांगो, तो उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, मतलब वो जल जाए, खत्म हो जाए। तो शिव जी ने कहा तथास्तु, यानी कि ऐसा ही हो। तो अब इसके बाद भस्मासुर ने कहा कि नहीं, ये कैसे मैं समझूं कि आपने जो आशीर्वाद दिया है वो सही है, तो बेहतर है कि मैं आपके सिर पे ही हाथ रख करके देख लूं। शिव जी बेचारे भागते भागते गए, भाग रहे हैं, ये पीछा कर रहा है भस्मासुर। फाइनली शिव जी को तांडव नृत्य करना पड़ा, तांडव करना पड़ा, और भस्मासुर अपने ही सिर पे हाथ रख करके भस्म हो गया। तो वही बात है, ये कहानी यहाँ इसलिए कह रहा था, हिंदू माइथोलॉजी की कहानी है, लेकिन इसलिए कह रहा था क्योंकि जो असलम भाई यहाँ कह रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग मुल्क के लिए घातक सिद्ध होगा। बिल्कुल, अगर आपके पास ताकत है तो किसी न किसी दिन उसी ताकत में उसका दुरुपयोग अगर आप करेंगे तो उसमें आप फंस सकते हैं और कहीं ना कहीं आप उसमें भस्म हो सकते हैं। ऐसा होता है। सृष्टि जो है, प्रकृति जो है, या नेचर कह लें, ये कई बार आपको उसी राह पर लेकर के जाता है। तो बहुत शुक्रिया करता हूँ। शाकिर शाहजादा कह रहे हैं, शाकिर शाहजादा, आप बहुत ही ईमानदार और जुझारू पत्रकार हैं। बहुत धन्यवाद शाकिर भाई, आप ईमानदार हमें मानते हैं, बहुत धन्यवाद आपको। मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं विपक्ष में एकता की कमी नजर आ रही है, विपक्ष को कबूतर से ट्यूशन लेना चाहिए। और सतीश शर्मा कह रहे हैं तिवारी जी जय माता दी। और
शम्मी कुमार हिमाचल बॉय कह रहे हैं, सर कांग्रेस ही देश को चला सकती है और कोई सरकार नहीं चला सकती। आपसा खां गुड नाइट कह रही हैं, आपको भी गुड नाइट। और साथ में शाकिर शहजादा हमारे साथ बहुत ईमानदार कह रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। निसार आलम, कांग्रेस भी बीजेपी के साथ वैसा ही करेगी। और नीलू उस्मानी थैंक यू सो मच कह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े रहे, अपनी बात अपने विचार रखते रहे। और कई लोगों की बातें नहीं ले पाता हूं, नहीं पढ़ पाता हूं, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। लेकिन दोस्तों आप जुड़ते हैं, आपकी बात, आपके कमेंट ज़रूर पढ़ा करता हूँ। हयालाल फलाह कह रहे हैं कि मौजूदा दौर में ऐसी लाजवाब और साहसिक पत्रकारिता करना भाई आप जैसे कुछ पत्रकारों की ही हिम्मत है, मेरा आपको सलाम। डॉक्टर रफ़त मसूद पत्रकार, डॉक्टर रफ़त मसूद साहब आप जुड़ते हैं, हमारे अपनी बात आपने रखी, बहुत धन्यवाद आपको। प्रमोद मनकर जी भी हैं, कह रहे हैं जुड़े हुए हमारे साथ, कह रहे हैं नागपुर में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है कांग्रेस का। और मदीना का मुसाफिर हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े रहे। ओम प्रकाश तिवारी जी हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े रहे, अपनी बात अपने विचार रख रहे थे। लाल बहादुर यादव भी हमारे साथ बने रहे। प्रीतम दुग्गल जी हमारे साथ बने रहे, कह रहे हैं कि आज की चर्चा बहुत ही बढ़िया रही। प्रेम कुमार जी और प्रोफेसर रविकांत जी, बात में दम है। उद्योग जगत ही आज राजनीति ही नहीं सत्ता को कंट्रोल कर रही है। उद्योग जगत भी डर के साये में है। सतीश शर्मा जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ से 100 करोड़ पर आ जाएंगे सर, मोदी जी की कृपा बनी रही तो। जी बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे ही और भी रवि शारदा जी भी हमारे साथ बने रहे, बहुत सारे साथी बने रहे। और जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि मेरा मैसेज भी ओवरलुक हो गया। जी बिल्कुल हो सकता है जावेद भाई कि ओवरलुक हो गया हो, लेकिन आप सब, चाहे आप हों चाहे और भी साथी हों, तमाम साथी जो जुड़ते हैं, आप लोगों के कमेंट बोलने में कई बार जब पढ़ता हूं तो सामने नहीं रहता, नहीं पढ़ पाता हूं, लेकिन लगातार जो चर्चा के क्रम में आप लोगों के इस कमेंट को ज़रूर मैं देखता हूं, ज़रूर पढ़ता हूं। और हरोल अलमेदा हमारे साथ हैं जो कुवैत से हैं, गुड नाइट कह रहे हैं। और नीलू उस्मानी, आपको सुनकर खुशी होती है कह रहे हैं नीलू उस्मानी जी, बहुत धन्यवाद आपको। जावेद इकबाल जी कह रहे हैं, जावेद इकबाल खान कह रहे हैं, सभी पैनलिस्ट ने बहुत शानदार तरीके से बात को रखा। हम सब आश्वस्त हैं, उम्मीद करते हैं कि देश के साथ बेहतर होगा। और ऐसे ही इम्तियाज पाशा हैं, डोंट बिलीव कांग्रेस बीजेपी। और रहीसुद्दीन सैफी भी हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कह रहे हैं। और गुलशन गुलाटी जी कह रहे हैं माय कमेंट्स टू। जी गुलशन गुलाटी जी, आपके कमेंट को भी, आपका कमेंट भी छूट गया था, लेकिन बहुत धन्यवाद देता हूं। और शाकिर शहजादा हैं जो कह रहे हैं, शहजादा कह रहे हैं सल्यूट है सर आपकी पत्रकारिता के लिए और ईमानदारी के लिए, बहुत धन्यवाद। अब आप सबको। मोहम्मद निसार खान भी, आलम भी हमारे साथ। अब आप सबसे विदा लेता हूं, कल शाम फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसे ही खबरों के साथ, पैनलिस्ट दोस्तों के साथ, और साथ में आपका इंतजार रहेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।